हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चा लोगों आप सब? चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। और आज की चर्चा में हम लोग लेट हो गए, हालांकि हिंदू का टाइम मॉर्निंग का है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूंगा आप लोगों को। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा वो ये है कि 2 मार्च से, यानी मार्च 1 तारीख को संडे है, 2 मार्च से ये जो लेक्चर है ये अभी अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर चलता है। अब ये यूट्यूब पे आने लग जाएगा, तो यूट्यूब पर आप लोग मुझसे जुड़ेंगे। टाइमिंग थी बच्चों, ऐप पर सुबह 9 बजे मैं लेता था, लेकिन अब ये क्लास आएगी 12 PM पर। कब आएगी? ये 12 PM पर आएगी, पर डे, यानी मंडे टू सैटरडे। तो आप सब लोग तैयारी करिए। और ये 12 बजे केवल इसलिए आ रही है, उसके पीछे रीजन है, बहुत ज्यादा जो पीपीटी है उसको बहुत एडवांस लेवल का डेवलप किया जा रहा है, इसलिए आ रही है। तो चलिए शुरू करें। आज यानी 18th, 19th और 20th फेब 3 दिन का कंटेंट है द हिंदू न्यूज़पेपर, द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर और बिजनेस लाइन न्यूज़पेपर का, जहां से स्वाभाविक रूप से जो भी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो मैं लेता हूं। इसीलिए इसको मैं कहता हूं एडिटोरियल नहीं, यूपीएससी टोरियल। यानी मैं एडिटोरियल के जो भी अखबार या न्यूज जो कुछ भी आता है उसका एडिटोरियल नहीं कराता हूं, उसका मैं यूपीएससी के अकॉर्डिंग यूपीएससी टोरियल आपको कराता हूं। यानी सारे कंटेंट को यूपीएससी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया जाता है। काफी टॉपिक हैं, आइए देखते हैं क्या क्या आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑब्वियस है, उसका एक ही बेस है, और वो बेस है कि यूपीएससी 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 और ओनली यूपीएससी। तो पहला टॉपिक हम लोग, इंडिया में एआई समिट हो रही है, स्वाभाविक है। तो उस एआई समिट को लेकर के जो भी न्यूज है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो द हिंदू का देख सकते हैं, एनवीडिया ओपन एआई का की पार्टनरशिप का एक जिक्र है, और वो किस लिए है? इंडिया की जो फर्म है उनको सपोर्ट करने के लिए है, और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ पार्टनरशिप करेंगे। यानी जो हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ते आए हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड तो है, जैसे हम ये फ्लॉन्ट करते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जिस पर यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन भी पूछा। किस ईयर पूछा, एक बार बच्चे बताएंगे, कमेंट करें। 2014 में जीएस पेपर 3 का पहला ही क्वेश्चन था कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को फ्लॉन्ट करते हैं, यानी हम जनसांख्यिकीय लाभांश को शान से प्रदर्शित करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारे जो यूथ है, जिनको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, वो जो भी एजुकेशन ले रहे हैं वो मार्केट में जो नीड है, यानी जो इंडस्ट्री की नीड है, जो कारपोरेट की नीड है, उस नीड के अकॉर्डिंग उनका एजुकेशन कैरिकुलम या उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं है। तो उसी चीज को ठीक करने के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमारे पास है वो कैसे स्किल हो सके, अगर वो स्किल है तो उसको री स्किल कर सके, उसको हम अप स्किल कर सकें, उसी के लिए यह एक इनिशिएटिव है, और जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जीएस पेपर 2 आपको पता है, हेल्थ एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स, ये यूनिट का नाम है, सोशल जस्टिस वाले पार्ट में। और आप देखोगे एवरी ईयर जब से सिलेबस न्यू पैटर्न पे आया है 2013 से लेकर के अभी तक, ऐसा कोई साल नहीं गया है जब एजुकेशन और स्किल को जोड़ करके कोई ना क्वेश्चन आपसे ना पूछा गया हो। क्या ऐसा कोई साल गया? आप कहेंगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं? ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव, जब एक मानव संसाधन के रूप में बदल जाए, यानी हम जानते हैं 2 प्रकार का कैपिटल। एक कैपिटल होता है पूंजी, पैसा, जो मुकेश अंबानी के पास है, या जो एफडीआई वगैरह आती है उनके पास है, कारपोरेट्स के पास है, गवर्नमेंट के पास भी है कैपिटल। तो एक तो हमें पता है कि भाई जो कैपिटल, चाहे वो फंड के रूप में हो, चाहे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, एक कैपिटल वो हो गई। दूसरी कैपिटल होती है इंसान, इंसान की, यानी जिसे हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। मानव अपने आप में ही पूंजी है। तो मानव अपने आप में पूंजी है, ये कैसे कहा जाएगा? जैसे जापान का एग्जांपल है कि वहां पर नेचुरल रिसोर्सेस नहीं, लेकिन मानव अपने आप में ही पूंजी है। पूंजी मींस कि वह अच्छा एजुकेशन उसके पास क्रिएटिविटी है, उसके पास इनोवेशन करने के लिए स्किल है, और वह उस स्किल को रीस्किल अप स्किल लगातार करता रहता है। और इसीलिए वह एशिया का पहला डेवलप्ड कंट्री बनता है, यानी एशिया का पहला विकसित देश, और वो भी आज नहीं, 19th सेंचुरी में। आप चिंतन कीजिए, चाइना ऐसे देश को 2 बार वो हरा चुका है।
आज आपके जितने भी नेता, मंत्री, अभिनेता होते हैं, आप देखिएगा सबका शौक होता है फॉर्च्यूनर रखना। वो फॉर्च्यूनर किसकी है? टोयोटा की जितनी गाड़ियां होती हैं, आप देख सकते हैं मार्केट में उनका कंट्रोल है, किसकी है? होंडा सिटी, मिडिल क्लास के घर की कहानी, ऐसी बहुत सारी चीजें किसकी है? जापान की। रॉ मटेरियल बाहर से लेते हैं, ह्यूमन कैपिटल एकदम स्ट्रांग है, और फिर उसी को प्रोसेस करके एक फाइनल प्रोडक्ट के रूप में बनाता है, और फिर आपसे रॉ मटेरियल खरीदा 100 रुपए का, और उसमें वैल्यू एडिशन कर दिया 1000 रुपए का, सीधा 900 रुपीज का फायदा ले रहा है। आपको कितना मिला? ढेर सारा आपके पास रॉ मटेरियल, 100 रुपया कमाया आपने, उसने आपके रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया अपने ह्यूमन कैपिटल के द्वारा, और उसने क्या कर दिया? 1000 का माल बेचा। चिंतन कीजिए आपके देश में कितनी फॉर्च्यूनर होंगी, कितनी होंडा सिटी होंगी, कंट्रोल किसका है? और भी सुजुकी एंड सो ऑन ना जाने बहुत सारी चीजें। तो सेम वही चीज है कि ये इसलिए जीएस पेपर 2 में आपसे पूछता है। फिर जीएस पेपर 3 यूनिट नंबर 1 इकोनॉमिक्स के कौन सी यूनिट है? मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का प्रबंधन। तो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्स कितने हैं? फिजिकल रिसोर्स, यानी जो भी प्राकृतिक संसाधन हमारे पास, नेचुरल रिसोर्स हम कहें तो नेचुरल रिसोर्सेस, उनका मैनेजमेंट। और फिर अभी मैंने क्या बोला? ह्यूमन रिसोर्स, उनका मैनेजमेंट, उनको ह्यूमन कैपिटल के रूप में कन्वर्ट करना सिलेबस का पार्ट है। इससे क्या होगा? इंप्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, जीडीपी भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब आप स्किल्ड होते हैं ना, तो आप वैल्यू ऐड करते हैं। अगर आप अनस्किल्ड होते हैं तो आप क्या करते हैं? क्वांटिटी पे काम करते हैं, और जैसे ही स्किल्ड होते हैं आप क्वालिटी पे काम करते हैं। तो क्वांटिटी और क्वालिटी का ये जो डिफरेंस है ना, इसी को बोलते हैं वैल्यू एडिशन। हमारे यहां का भी किसान डेयरी प्रोडक्ट बना रहा है, और न्यूजीलैंड का भी किसान डेयरी प्रोडक्ट बना रहा है, ऑस्ट्रेलिया का भी किसान डेयरी प्रोडक्ट बना रहा है, और यूएस का भी किसान डेयरी प्रोडक्ट बना रहा है। अब आपसे मेरा प्रश्न है कि जो इंडियन फार्मर है, इंडियन किसान, या उन किसानों को सपोर्ट करने वाले जो भी बिजनेस हाउसेस हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, क्या वो वैसे प्रोडक्ट, वैसे डेयरी प्रोडक्ट बना पा रहे हैं जैसा न्यूजीलैंड बना रहा है? कमेंट कीजिएगा। क्या ऑस्ट्रेलिया के जैसा बना पा रहे हैं? आज हम क्यों, जब यूएस के साथ ट्रेड डील कर चुके हैं, एंटरिम ट्रेड डील हमारे सामने, फाइनल आएगी 15 मार्च तक, तो क्यों विपक्ष अड़ा हुआ कि इससे हमारे किसानों का भविष्य खराब हो जाएगा? और क्यों सरकार कह रही कि हम किसानों के भविष्य के साथ, फ्यूचर के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि उनके डेयरी प्रोडक्ट का मुकाबला हमारे डेयरी प्रोडक्ट नहीं कर पाएंगे और मार्केट से बाहर हो जाएंगे। यह एक डायरेक्ट नुकसान दिखता है, लेकिन समय के साथ इसका एक एडवांटेज भी है कि अगर फॉरेन प्रोडक्ट आएंगे तो हमारे लोगों को भी अच्छा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, और इसी बहाने हमारे यहाँ के भी प्रोडक्ट बेहतर होने लगेंगे। शुरुआत में नुकसान, लेकिन बाद में फिर हम बेहतर करने लगेंगे। जैसा 1991 में जब हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के साथ कनेक्ट किया था, यानी उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, उस समय भी इकोनॉमिक्स जितने भी थे, उनका एक ग्रुप ऐसा था जो ये मानता था कि ये इंडिया की इकोनॉमी को हम एकदम से ओपन कर दे रहे हैं, जिसको कभी ओपन इकोनॉमी का मतलब, हमारी इकोनॉमी का कभी ओपन करेक्टर नहीं रहा। जैसे आपका कोई, आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी में कोई ऐसी विशेषता कभी रही ना हो, और आपसे कह दिया जाए कि जाओ, मतलब आप करेजियस मान लीजिए नहीं है, साहसी नहीं है, और एकदम से आपको बॉर्डर पर भेज दिया गया, एकदम से आपको पता नहीं कि आज आपको बॉर्डर पर खड़ा हो ना, आप देख रहे बॉर्डर पर मुझे गोली चलानी, क्या करेंगे आप? तो ऐसे ही जब हमने इंडिया की इकोनॉमी को खोला, आपको पता होगा आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने इंडिया की इकोनॉमी को कभी खोला ही नहीं। क्या नहीं किया? कभी हमने खोला नहीं। बंद इकोनॉमी थी हमारी, यानी हम मैनेज्ड ट्रेड करते थे, मैनेज्ड ट्रेड, और हमने एकदम से खोला, और वो खोलना हमारी मजबूरी थी, हमारी इच्छा पे कदापि नहीं था। यानी हमारी मजबूरी थी, चूंकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व 1 वीक के आसपास का बचा हुआ था, यानी हम एक सप्ताह का ही केवल ट्रेड कर सकते थे, हमारे देश के पास इतना पैसा था, इंपोर्ट उतना ही कर सकते थे। और आपको पता है हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का 80 to 85% फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं, तेल, नेचुरल गैस, सारी चीजें। तो हमने खोला, और उस समय एक आशंका हुई मेरे प्यारे बच्चों की मे बी एक इश्यू हो जाए कि इंडिया के प्रोडक्ट एकदम से मार्केट से बाहर हो जाए। लेकिन क्या हुआ? 1995 तक जाते जाते इंडिया की इकोनॉमी
में जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि यार कंपटीशन नहीं करेंगे तो बाहर हो जाएंगे। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी में इतनी मेहनत क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि यार इतने कॉम्पिटिटर हैं, अगर आप मुकाबला नहीं करेंगे तो फिर आप बाहर हो जाएंगे। तो इसीलिए फिर आपको नींद आ रही हुई तो भी उठ जाते हैं। नहीं यार, खुद सोचो कि आपको नींद आ रही होती फिर भी आप उठ करके क्या एग्जाम में फेल हो जाएंगे। इच्छा हो रही घूमने की, टहलने की, कुछ और करने की, लेकिन फिर भी आप लगे पड़े। वाई? बिकॉज आपकी डर है। तो ये जो फियर फैक्टर होता है ना, फियर भी क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो ये पॉजिटिव फियर फैक्टर ने काम किया और हम अपने प्रोडक्ट बनाने लग गए। इनफैक्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी टाटा ने एंट्री कर दी। 90s के डिकेड तक, मिड तक हमारे पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं था, और बंदा आ जाता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको कहानी बताई कि भाई हम उनके डेयरी प्रोडक्ट का मुकाबला फिलहाल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब भी कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, एफटीए जिसको हम बोलते हैं, चाहे वो हमने ओमान के साथ किया, उसके पहले हमने यूएई के साथ किया, फिर अभी लेटेस्ट उसके यूएई के बाद हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फिर हमने जो है यूके के साथ किया, अब यूरोपियन यूनियन के साथ हमने किया, और यूएस के साथ हम कर रहे हैं। तो हमेशा एक मुद्दा आता है कि हमारे किसानों का इंटरेस्ट, तो किसानों का इंटरेस्ट इसीलिए जो कमजोर है संरक्षण उसी को देना पड़ेगा। तो कमजोर क्यों है? बिकॉज आप कैपिटल, कि किसान भी स्किल्ड नहीं है। आप टेक्नोलॉजी कितनी भी दे दो, ड्रोन दे दो, क्या दे दो, ए टू जेड दे दो, लेकिन अगर वो ड्रोन को यूज करना नहीं जानता तो उसके लिए वो ड्रोन क्या है? मिट्टी का एक टुकड़ा है। जैसे उसके खेत में मिट्टी का एक टुकड़ा है, और वो ड्रोन भी उसके लिए एक मिट्टी का टुकड़ा देखेगा, ऐसे फेंकेगा, हटो यार मेरे किस काम का। इसीलिए इस बार के बजट में विस्तार स्कीम लॉन्च की गई है कि हम एग्री विस्तार स्कीम, यही है ना, विस्तारी है ना, करेक्ट कीजिए मुझे। वाई? कि भाई किसानों को बताया जाए कि टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे इसको यूज करनी है, एग्रीकल्चर में इसकी क्या यूटिलिटी है। आप जितने बच्चे भी क्लास में ठीक ठाक संख्या में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके यहां भी तो सिंचाई का इश्यू होगा, पानी का इश्यू होगा, लेकिन क्या स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन या रेनगन आपके यहां कोई यूज करता है? कॉमन फार्मर की बात कर रहा हूं, जो 70% फार्मर है, कॉमन यानी 1 हेक्टेयर से कम लैंड होल्डिंग वाले फार्मर्स, बोलो नहीं करते। तो चूंकि हम कॉम्पिटेंट नहीं है, तो ह्यूमन स्किल हर जगह चाहिए, एग्रीकल्चर को एवरीवेयर, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल। आज मैं एक छोटा सा वीडियो देख रहा था, आ गया था अमित सर का, क्योंकि हम आपस में परिचित नहीं, लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने काम किया है, तो एक कनेक्ट रहता ही रहता है। जब मैं अड्डा ज्वाइन किया था तो उस टाइम वो स्टडी आईक्यू में थे, और अड्डा की ही स्टडी आईक्यू भी है और अड्डा भी है। जब मैंने अनअकैडमी से स्विच किया था, आप सब जान ही रहे। तो आज उनका एक बड़ा अच्छा वीडियो है, बड़ा अच्छा लगा मुझे देख करके। और वो क्या लगा कि भाई हम कहते हैं कि सत्या नडेला हमारे हैं, ये हमारे हैं, वो हमारे हैं, यार वो आपके कहां हैं? आज उन्होंने कहा, उनका जिक्र कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को मैं हमेशा से बताता रहा, वो हमारे नहीं यार। अगर वो इंडिया में रहे होते तो क्या कर पाते? आप चिंतन कीजिए, वो फॉरेन गए, फॉरेन स्टडी ली, वहां का जो रिसर्च इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग होता है, उस रिसर्च इकोसिस्टम से उन्होंने सीखा, लर्न किया, इनोवेट किया, और फिर उसके बाद ग्लोबल लेवल जितनी भी कारपोरेट्स हैं सबके हेड बने हुए बैठे हुए, नए नए स्टार्टअप्स ले रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वॉट एवर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, यानी स्किल 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 स्किल। गौरव कह रहा है कि नहीं सर, स्कीम के थ्रू लग रहे थे मेरे यहां, लेकिन लोग बस धान गेहूं लगाते हैं तो यूज नहीं करते। तो बेटा ये भी तो फेल्योर है ना, गवर्नमेंट की फेल्योर है ये। क्रॉपिंग पैटर्न हमारा वीट राइस सेंट्रिक हो चुका है कि नहीं हो चुका? आप सोचो, और 20 राइस सेंट्रिक होने के दो सबसे अभिशाप क्या हैं जो पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग भुगत रहे? वाटर डिप्लीट हो रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, डिप्लीट हो रहा है, वाटर स्ट्रेस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा कि नहीं पूछा कि धान और गेहूं जो कभी वरदान हुआ करती थी अब अभिशाप हो गई, बेन थी अब बून हो गई। सिंपल सी बात है। तो मतलब ये एक स्ट्रक्चरल फेलियर है बच्चे, यानी सेंटर
गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और उसके साथ साथ जो लोकल बॉडीज हैं, ये सब की विफलता है ये कि आज हमारा फार्मर सेक्टर बहुत वीक होता चला जा रहा है। और वीक इन द सेंस क्या, धान कितना वीक, जब भी मैं बोलूं हमेशा अलर्ट रहना आपको। वीक का मतलब ये नहीं कि हमारा धान और गेहूं का उत्पादन कम हो रहा है। ना 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 ना, हम खूब उत्पादन कर रहे हैं, यानी इतना कर रहे हैं कि एफसीआई में अटा पड़ा चूहे खा के मोटे हो जा रहे हैं रेलवे स्टेशन वाले। देखो कभी रेलवे स्टेशन चूहे, ऐसा लगता है कि अभी अगर ऊपर चढ़ गए तो काटी ये खा ही जाएंगे। सोचो आप, बिल्लियों के जैसे चूहे होते हैं, बिल्लियों के जैसे चूहे, आप चिंतन कीजिए। तो इश्यू कहां है, हम वैल्यू उसमें जनरेट नहीं कर पा रहे, और वैल्यू ही दिलाता है पैसा। जैसे अगर हम उसी वीट को, उसी राइस को प्रोटीन, मतलब उसको न्यूट्रिएंट से कनेक्ट करें, फिर देखो उसी की कीमत कैसे बढ़ेगी। उसके लिए क्या चाहिए, यानी आपको ऐसे सीड चाहिए जो जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा हो। और न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा कब आप बना पाएंगे, जब R&D पर आप काम करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, लैब में आप काम करेंगे। लैब आपके यहां है ही नहीं। चिंतन कीजिए आप, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR रिसर्च करता है, लेकिन आप मुझे बताओ वो जितने भी सीड्स बना रहा है वो सभी किसानों तक कैसे पहुंचेगा? एक संस्था कितना काम कर सकती है? चिंतन कीजिए। तो ये सबसे बड़ा इश्यू है। इसीलिए 2017 में यूपीएससी ने आपसे उठा के एक बम फेंका आपके ऊपर, फेंका कि नहीं फेंका, 125 नंबर का, 125 मार्क्स का। इंडिया में एग्रीकल्चर अब लाइवलीहुड का अच्छा सोर्स नहीं रह गई, यानी भारत में अधिकतर किसानों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं है। पूछा कि नहीं पूछा? इसीलिए नहीं। तो ये ह्यूमन स्किल आपको बहुत काम करना पड़ेगा। ऑब्वियस है, टेक्नोलॉजी है, जीएस पेपर फॉर एथिक्स, टेक्नोलॉजिकल एथिक्स आपको लगाना ही लगाना है। और मैं आपको अगर पीछे ले चलूं, अगर आप लोगों को याद हो आप बताइएगा, एक ट्रीटी हुई थी, एक रीजनल एग्रीमेंट हुआ था। जीएस पेपर 2 IR जब देखोगे तो आपके सिलेबस में रीजनल एग्रीमेंट्स में बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग, और उसके एग्रीमेंट और उन एग्रीमेंट्स का इंडिया पर क्या इंपैक्ट हो रहा है, यूनिट है ना। तो आपको याद है RCEP, याद है किसी बच्चे को? यानी RCEP ये क्या था? व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक भागीदारी समझौता, कॉम्प्रिहेंसिव रीजनल इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें चाइना भी है, आसियान के सभी मेंबर कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है ना। इंडिया ने RCEP से बाहर रहने का फैसला क्यों लिया, चलो बताओ। इंडिया ने RCEP से बाहर इसीलिए ना कि हमारे एग्री प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्री ट्रेड होगा, बिना किसी टैक्स के होगा। उतना ही टैक्स न्यूजीलैंड वाले पर भी, उतना ही हमारे पर ही। अगर उनका फ्री तो हमारा भी फ्री। अब हमारे यहां जब टैक्स नहीं लगेगा, उनकी चीजें एकदम सस्ते में आएंगी, तो हमारा मार्केट क्या करेगा, कंज्यूमर, हम लोग खाने पीने वाले क्या करेंगे? इंडिया की इकोनॉमी कौन चलाता है? अगर इंडिया की जीडीपी 100 रुपया है, तो आप लोग सीख चुके हैं 100 रुपए में 60 रुपीज का योगदान किसका? कंज्यूमर्स का, जिसे हम इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अरे बोलते हैं कि नहीं गुरुदेव? यानी अगर इंडिया की जीडीपी एवरी ईयर आप पढ़ते हैं, जो नए बच्चे होंगे उनको लिए उनके लिए, कि आप अगर ये एज्यूम करते हैं कि इंडिया की जीडीपी यानी एवरी ईयर, जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, मतलब जो रिसेंट है 25-26, यानी जो बीता है, और अभी चल रहा है 26, अभी 27, यानी 1 अप्रैल से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें जो मान लीजिए हमारी जीडीपी को हम टोटल जितने भी लाख सीआर में है, लाख करोड़ में, उसको 100 रुपया मान लेते हैं, मानते हैं 100 रुपीज। इस 100 रुपीज का 60 रुपीज तो यार कंज्यूमर बनाता है। कंज्यूमर यानी हम सब, जो हम डिमांड करते हैं। तो हम डिमांड करते हैं, हम चाहे रिमोट की डिमांड करें, चाहे इस स्टिक की डिमांड करें, चाहे इस ग्लास की डिमांड करें, इस कपड़े की डिमांड करें, मोबाइल फोन, व्हाटएवर, किसी चीज की डिमांड करें, खाने पीने, आलू समोसा चाट, जो कुछ भी आप खाना चाहते हैं। तो जब भी हम डिमांड करते हैं तो सप्लाई साइड को काम मिलता है। सप्लाई साइड यानी जो प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है, चाहे गोलगप्पा का प्रोडक्शन हो और चाहे किसी भी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी
आइटम हो। तो क्या होता है, जब वहां डिमांड होती है तो फिर डिमांड में क्या हो, किस चीज का डिमांड हुई, रॉ मटेरियल की डिमांड हुई। अगर टिक्की भी बनाना है या गोलगप्पे बनाने तो आलू चाहिए, तो क्या लगा, रॉ मटेरियल। आलू की टिक्की वाला कहीं ना कहीं अपना एक शॉप खोलेगा तो क्या उसको चाहिए, लैंड चाहिए। चाहे वो पार्शियली होगा, यानी कि वो चाहे स्ट्रीट वेंडर ही होगा, लेकिन कुछ समय के लिए उसको एक लैंड चाहिए ना, जिसपे वो आलू की टिक्की वगैरह रखा रहेगा, जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस वगैरह में होता है। तो यानी जब आप डिमांड करते हैं तो सप्लाई साइड एक्टिव हो रही है, लैंड का यूज होता है, जिसकी लैंड है वो टैक्स, उसको रेंट मिलेगा। समझ रहे हो, तो लैंड, रॉ मटेरियल, आलू का यूज होने लगा। फिर उसके बाद दूसरी चीज, लेबर काम करेगा, एक खुद करेगा, किसी और को भी अपने साथ रखेगा, लेबर यानी काम मिलने लगा लोगों को। तो लैंड, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, कैपिटल ऑब्वियस है, पूंजी, वो जो लगा रहा है, या वो बैंक से पीएम स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत 12,000 रुपए जो सरकार दे रही है अपना इस प्रकार के स्ट्रीट वेंडर्स को अपना काम करने के लिए, वो वहां से कैपिटल ले रहा है 12,000 रुपए। और फिर वो चाट वाला, पकौड़े वाला क्या हो गया, एंटरप्रेन्योर है, वो उद्यमी है। लेकिन हमारे यहाँ देश में क्या है, इकोनॉमिक्स वगैरह जो कि कभी पढ़ाई जाती नहीं स्कूल में, और पढ़ाई जाती तो अच्छी नहीं पढ़ाई जाती, केवल जीडीपी क्या रटा दिया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई भी गोलगप्पे वाला, रेहड़ी वाला, पाटरी वाला, जहां पर इंडिया की 90% आबादी खाती है, नोट करिएगा बच्चों, मैं छोटे होटल्स की भी बात कर रहा हूं, छोटे छोटे जो होटल्स हैं जिसमें 15 लोग 20 लोग खा रहे हैं, 90% इंडियंस यही खाते हैं, रेहड़ी पाटरी और ये इन सब सिस्टम्स पर। जो घर में नहीं खा रहे, बाहर खा रहे हैं 90%। जुहू चौपाटी, वो जितने भी जुहू चौपाटी में या कहीं भी हैं, हम उनको कहते हैं ठेले वाला है, टिकिया वाला है, पान वाला है, वो एंटरप्रेन्योर है। लेकिन हमारे देश में एंटरप्रेन्योर केवल कुछ कारपोरेट्स को माना जाता है। चलो बेटा बताओ, इमोशनल हो कि नहीं, क्या मैं लॉजिकल हूं कि नहीं, सब बच्चे एक बार कमेंट करेंगे। क्या एक टिक्की वाला, चाट वाला एंटरप्रेन्योर है कि नहीं, चलो बताओ भाई। इकोनॉमिक्स के टर्म में मैं सिखाने जा रहा हूं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी हिंदी में उत्पादन के कारक। कौन कौन से होते हैं, यानी आलू की टिक्की अगर फाइनली आपके मुंह में घुसी है, पानी का पूरा आपके मुंह में अगर घुसा है, तो स्वाभाविक रूप से क्या क्या चीज उसके लिए जिम्मेदार है। हो गया लैंड, जहां पर उस टिक्की वाले ने अपनी दुकान खोली है। रॉ मटेरियल, यानी जो वह फाइनल टिक्की बनाने में तेल, आलू जो कुछ भी यूज कर रहा है, रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल जिसे हम बोलते हैं। लेबर मेरे प्यारे बच्चों, यानी श्रम, ठीक है। फिर इसके बाद कैपिटल, यानी जैसे मैंने बोला पीएम स्वनिधि योजना, या उसके पास अपना कैपिटल या किसी ने लगाया। और चौथा एंटरप्रेन्योर, यानी हमारे देश की जीडीपी। एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी, यानी जैसे कि मुकेश अंबानी जैसे लोग। तो हम क्या कहते हैं कि हमारी जीडीपी अगर 100 रुपए की है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 100 रुपए की जीडीपी, जीडीपी मींस गुड्स एंड सर्विसेज विद इन 1 ईयर, एक कंट्री जो प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है ना। फिनिश्ड आइटम्स, यानी जो अंतिम वस्तुएं होती, इंटरमीडिएट गुड्स को हम जीडीपी में काउंट नहीं करते। आप सबको बेसिक क्लासेस में पता, अभी तो हम हिंदू कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की बेसिक क्लासेस में ये सारी चीजें हो चुकी है। तो ये 100 रुपया जो कुछ भी बन रहा है, इन चारों के मिलने से बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, चिंतन कीजिए आप। यानी इन चारों के मिलने से जब बन रहा है, तो फिर हम मुकेश अंबानी को या मिस्टर अडानी को या टाटा को क्यों कहते हैं कि ये एंटरप्रेन्योर हैं, जरा पॉइंट को पकड़िएगा बच्चों। और हम क्यों कहते हैं कि ये जो टिक्की वाले भैया हैं, ठीक है ना, ये जो टिक्की वाले हैं, पानी पूरी वाले हैं, जो भी अग्रवाल स्वीट हाउस ऐसे हर जगह खुले हुए हैं, इन्हें हम केवल क्यों मिठाई वाला कहते हैं, इन्हें क्यों हम केवल जो सब्जी वाला कहते हैं। वो सब्जी वाला एक बार में क्या एंटरप्रेन्योर है कि नहीं, क्यों, क्योंकि बेटे वो कुछ भी कर रहा है तो वो इन सब का इस्तेमाल कर रहा है, इन तीनों फैक्टर्स को साथ ले। एक टिक्की वाला अगर आपको फाइनल टिक्की खिला रहा है, छोले भटूरे वाला छोला भटूरा खिला रहा है, कोई भी चाउमीन वाला चाउमीन खिला रहा है, मोमोज वाला मोमोज खिला रहा है, तो आप देख सकते हैं कि वो उद्यमी है। बिकॉज वो उद्यमी कौन होता है, जो इन तीन फैक्टर्स को साथ कनेक्ट करता है। किसको, लैंड को, रॉ मटेरियल को, लेबर को और कैपिटल को। यही उद्यमी इन तीनों को जोड़ता है। तो टिक्की वाला भी इन तीनों को जोड़ करके अपनी दुकान चलाता है। तो टिक्की वाला भी इंडिया में एंटरप्रेन्योर है। इसलिए आप देखिए एमबीए चाय वाला, वो एमबीए चाय वाला आज एंटरप्रेन्योर है कि नहीं, चिंतन कीजिए। पहले हमारे जैसे कोचिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को कोचिंग वाला कहा जाता था।
बैजूस ने, अनअकैडमी ने, अब फिजिक्स वाला ने, इन लोगों ने ये जस्टिफाई कर दिया, अड्डा ने ये जस्टिफाई कर दिया कि नहीं कर दिया, ये सब स्टार्टअप यानी एजुकेशन स्टार्टअप्स हैं। तो इस समय के साथ डेफिनेशन बदलनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक्स की किताबें लिखी जा रही हैं आज भी आप देखो वही एनसीईआरटी में वही बातें पुरानी जो आपके चाचा ताऊ ने पढ़ी होगी, उनसे पूछेगा वही हम भी पढ़ रहे हैं। क्या गलत कह रहा हूं मैं? जो हमारे चाचा ताऊ ने पढ़ी है, मेरे पिताजी कहते, पापा कहते हैं अरे तो तुम लोग एनसीईआरटी में ये सब वही बातें हैं जो हम लोगों ने अपने टाइम पे पढ़ी हुई, कुछ भी नया है ही नहीं। डेटा, हाँ डेटा नए ढंग से हमें कुछ सिखाया नहीं जा रहा, तो अब से बच्चा ऐसे ही तैयार होगा। तो ये बड़ा पाव वाला भी उद्यमी है, सिंपल सी बात है। मोदी जी ने जब कहा था कि बड़ा पाव बेचो, समोसा और टिक्की लगाओ, ऐसा कुछ कहा था ना, उनका एक स्टेटमेंट आया था, एक बार बताइएगा मुझे। जब मोदी जी ने कहा था कि जो है ये समोसा टिक्की की दुकान लगाओ, ऐसा उनका एक स्टेटमेंट आया था, बड़ा वायरल हुआ था, बड़ा लोगों ने उसका विरोध किया था। अब हम ग्रेजुएट हैं और हम पकौड़ा तल तल के ऐसे ऐसे पकौड़ा पकौड़ा तल रहे हैं, पकौड़ा सबको दिखा रहे हैं। देखा था आप लोगों ने, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आ गए, पकौड़ा तल रहे हैं, अब तो भाई हम पकौड़ा ही तलेंगे, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा। देखो, आप अगर विपक्षी पार्टी से हैं, ठीक है, आपकी आपकी ये शक्ति है, विपक्ष की ये पावर होती है कि वो सत्ता पक्ष के किसी भी विषय को अपने ढंग से अपने मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए मोड़ सकता है, और डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है। लेकिन अगर उन्होंने कहा उसको थोड़ा सा अगर आप गहराई से समझें, ऐसा नहीं कि मैं उनका कोई फैन हूं, आप सबको पता मैं बहुत लॉजिकल इंसान हूं, किसी का फैन नहीं हूं मैं। प्रधानमंत्री आदरणीय है, सम्मान है, विपक्ष के नेता है, आदरणीय है, सम्मान है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब वो ये बात कह रहे थे तो उसमें यही इकोनॉमी काम, क्योंकि वो गुजरात से हैं। गुजरात एक ट्रेड स्टेट है, मेरा अगर मतलब ट्रेड एंड सर्विसेज का स्टेट है, व्यापार का स्टेट है, सेवा क्षेत्र का स्टेट है, वो इंडस्ट्रियल स्टेट है वो, लेकिन ट्रेड और सर्विस ज्यादा है। तो ऐसे में वो अगर ये बात कह रहे हैं तो उनको उनको पता है कि ये क्या है, ये टिक्की वाला, ये सब एंटरप्रेन्योर है। और इस देश में जब ढेर सारे एंटरप्रेन्योर होंगे तभी जाकर के काम बनेगा। भाई हमारे देश में टिक्की खाने वाले लोग भी तो खूब है ना, विदेशों में है क्या इतने टिक्की खाने वाले? किसी भी चौराहे पे जाओ, गपागप लोग खा रहे हैं, और वो भी आराम से बिना हाथ वाथ धोए गपागप दे रहा है ये सब अपना उठा उठा के। सोचो कि हम लोग कितने मस्त लोग हैं। मैं खुद यार चौराहे पे गया, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद कटरा चौराहा हमारा होता था, वहां पर गए, असल लाइन लगी होती थी 10-15-20 लोगों की, और ऐसे बढ़िया दे रहा है, ऐसे गपे गप जा रहा है, एक बार मुझको दे रहा है, एक बार उनको दे रहा है। अब आप ध्यान सोचना कि मेरे प्लेट में रख रहा है तो मेरे प्लेट में जो पानी है उसमें मेरा हाथ तो टच ही है ना, मेरे प्लेट में जो पानी 4-5 खाने के बाद पानी उसमें आता रहता है। अब प्लेट में पानी इतना है, अब वो अगला रख रहा है तो उसकी उंगली उसमें डूब जा रही है, यानी मेरा जूठा उसको गया, उसका जूठा उसको गया, उसका जूठा उसको गया, उसका जूठा मुझ में आया। समझ पा रहे हो आप? और तब भी खाए जा रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि वो भी एक उद्यमी है। जब तक हम ये नहीं, साइकिल का पंचर बनाने वाला भी एक उद्यमी है, क्योंकि वो एक दुकान खोला हुआ, वो एंटरप्रेन्योर है। उसने साइकिल का पंचर बना रहा है, बाइक का बना रहा है, कार का बना रहा है, उसने एक लैंड चाहे उसकी है चाहे उसने रेंट पे ली है, फिर उस टायर का पंचर बनाने के लिए उसने बहुत सारा रॉ मटेरियल खरीद के रखा हुआ, और फिर अपने साथ 1-2 हेल्पर यानी लेबर रखा हुआ, और उसके पास पूंजी या तो उसने किसी से लिया है, चाहे सरकार से लिया, पीएम स्वनिधि योजना ऐसे लोगों के लिए 12,000 रुपए इनको मिलता है, और बहुत मिनिमम इंटरेस्ट रेट पर, देख सकते हैं आप। तो सिंपल है, अगर हमको लोगों को डेवलप करना है तो हमें इन फैक्टर्स पर काम करना, और इन्हीं फैक्टर्स पर काम हम कर रहे हैं जब हम एआई सबमिट कर रहे हैं। ऑब्वियस हम एआई में बेहतर करना चाहते हैं, चीजों को और बेहतर डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो भी नए बच्चे होंगे ध्यान रखेंगे, इकोनॉमिक्स वो नहीं जो आप किताबों में पढ़ रहे हैं। दुनिया में जो कुछ भी, चाइना, अमेरिका, विकसित डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जितनी भी हैं, उनके देश में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रही हैं वो सब इन्हीं 4 फैक्टर से बनती हैं। नंबर 1, टेक्नोलॉजी क्या करता है? चलो बच्चों बोलो बोलो बोलो, टेक्नोलॉजी क्या करता है? 5वां फैक्टर है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या करता है? वो इनकी एफिशिएंसी को इनहेंस कर देता है। क्या कर देता है?
इनकी एफिशिएंसी को इनहेंस कर देता है। और इसीलिए ये चारों फैक्टर अच्छा काम करें, इसलिए हम एआई सबमिट कर रहे हैं। अब बताओ किस बुक में आपको या किस न्यूज़पेपर में ये वाला एंगल आपको कवर कराया गया कि इंडिया की एआई सबमिट क्यों हो रही है? तो कि हम एआई में ये कर जाएं वो कर जाएं। मैं सिंपल कह रहा हूं कि इंडिया की एआई सबमिट इसलिए हो रही है जिससे कि हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में एआई का इस्तेमाल करते हुए बहुत एफिशिएंट हो जाएं और हमारी जीडीपी इसी टेक्नोलॉजी के कंधे पर सवार होकर के 2047 तक जो प्रधानमंत्री मोदी जी का टारगेट है डेवलप्ड कंट्री बनने का, वो हम डेवलप्ड कंट्री बने, बट नॉट ओनली डेवलप्ड, जैसा कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट में है कि हम इंक्लूसिव डेवलप्ड कंट्री, जहां पर विकास की प्रोसेस में जो डिप्राइव्ड सेक्शन है वो पीछे ना छूट जाए, जैसा कि वो छूटा है आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट थी जिम्मेदार नहीं। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आप देखते हैं, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आप देखते हैं, क्या है? इंडिया की 1% पॉपुलेशन के पास इतना पैसा जितना 22% के बराबर है। सोचो आप, 1% के पास इतना पैसा जितना 22% के बराबर मिला के नहीं। दिस इज द इनइक्वालिटी। इंक्लूसिव ग्रोथ 2047 और उसके साथ डेवलपमेंट। क्लियर हो गया बेटा? तो दुनिया का सब कुछ, चाहे एआई सबमिट हो, चाहे सुनील अभिव्यक्ति आपको आईएएस बनाने की तरफ काम कर रहे हैं, तो अगर आप आईएएस बनते हैं आप क्या करेंगे? अपने जिले में क्या करेंगे? यही करेंगे कि नहीं? लैंड को बेहतर ढंग से मैनेज कराएंगे, रॉ मटेरियल्स को बेहतर ढंग से मैनेज कराएंगे, कारपोरेट्स हो या गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं, कराएंगे कि नहीं कराएंगे? लेबर्स के लिए जो भी कानून, रूल्स, लॉ रेगुलेशन, उसको बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट करेंगे, कैपिटल के बारे में सारी जानकारी रखेंगे, एंटरप्रेन्योर्स यानी उद्यमियों की आप मदद करेंगे, उनके लिए जो भी इकोसिस्टम दिया गया है उस इकोसिस्टम तक उनको लेके जाएंगे, गवर्नमेंट की स्कीम, टैक्स, वॉट एवर ईज आप डूइंग करेंगे। आप करेंगे कि नहीं करेंगे? तो चाहे एआई सबमिट हो, चाहे यूपीएससी का एस्पिरेंट हो, जिसको मैं पढ़ा रहा हूं, कोई भी, हम कुछ भी काम करते हैं उसके पीछे इन्हीं 4 फैक्टर्स को ताकत देना होता है। अगर ये हम सामान्य ढंग से बच्चों को सिखा पा जाए तो यहीं से उनकी कहानी बदल जाएगी, इंडिया की भी कहानी बदलेगी। लेकिन वही है कि किताबों में भारी भरकम शब्दों में हम घेरे पड़े। हो गया बच्चे? क्लियर है? कुछ टॉपिक में है नहीं, उसमें मैं अंदर आज पढ़ाऊंगा ना, उसको आप खुद ही पढ़ लेंगे। ठीक है ना? स्किल के लिए जो है एनबीडी और इन सबके साथ मिल करके हम काम करें। चलो, अब इसमें बेचारा एक फंस गया है गलगोटिया हमारे देश में। यार कसम भगवान, मैं तो एक ही चीज समझता हूं, एक बार अगर आप कितने भी अच्छे हैं, क्या हैं, एक गलती आपसे हो गई, ऐसा दौड़ा के भाई साहब इंडिया वाले पीटते हैं ना, ऐसा तो उन्होंने कभी अंग्रेजों को भी नहीं पीटा होगा, जिन्होंने 200 वर्ष तक। बिपिन चंद्रा की किताब पढ़िए, ये पीछे का हिस्सा होता है ना, उसमें डालते थे। मैं नहीं बोल रहा हूं, बिपिन चंद्रा 1857 फ्रीडम स्ट्रगल बुक उठाइए, सबसे ऑथेंटिक बुक है एकेडमिक्स लेवल पर, सिविल सर्विसेज के लिए भी। पढ़े होंगे ना ये लाइन? इतना शोषण करते थे, इतना एक्सप्लॉइट करते थे, डंडा जो हम और आप किसी को अगर गुस्से में कह दें तो युद्ध हो जाए, लोग कह देते हैं कभी कभी, और वो ऐसा कर रहा था। इतिहास की किताब में लिखा, सोचो, और वो किताब पब्लिश हुई है, उससे भी बड़ी बात है। इतना विरोध तो हमने उनका भी नहीं किया था जितना हम अपने लोगों का ही कर देते हैं। ठीक है, खैर चलिए। तो ये हो गया यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, पूरी दुनिया इसी पे चल रही, एआई यही कर रहा है। इन्हीं चारों के मिलने से बनती है जीडीपी 100 रुपए की, जो मैंने आपको बताया। एआई उसको इनहेंस कर रहा है, और एआई के थ्रू हम, यानी जो भी हम एआई के डेवलपर्स हैं वो इंडिया में आए हुए हैं, और वो एआई समिट में इंडिया के जो भी फर्में हैं, यानी जो कंपनियां हैं, और जो हमारा फर्म के साथ साथ जो हमारा एकेडमिक्स है, एकेडमिया है, फर्म और एकेडमिया के साथ कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं। एनवीडिया, ओपन एआई, जो स्वाभाविक एआई के मास्टर प्लेयर्स हैं, वो क्या करने जा रहे हैं? कोलैबोरेशन, जिसके द्वारा भारत में भी एक बेहतर एआई इकोसिस्टम बनाया जा सके, जिससे हमारा लैंड का यूज बेहतर हो, रॉ मटेरियल का यूज बेहतर हो, लेबर की प्रोडक्टिविटी बेहतर हो, कैपिटल के यूटिलाइजेशन बेहतर हो, और एंटरप्रेन्योर को इससे हेल्प मिले, मोटिवेशन मिले। चूंकि एंटरप्रेन्योर में अगर मोटिवेशन नहीं है तो फिर वो रुक जाता है,
कहता है कि यार अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तब मैं आपको पढ़ाता हूं, बच्चों देखो गवर्नमेंट कह रही कि प्राइवेट सेक्टर में एनिमल स्पिरिट नहीं है। एनिमल स्पिरिट काम करने की मन से इच्छा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी से सोचो आप कि एआई सबमिट हो रही है, इन सब पर स्ट्रांगनेस आएगी, इसका लाभ क्या होगा? ऑब्वियस है, यानी इससे नेशनल इनकम बढ़ेगी, इससे इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होगी। कैसे? भैया जिसका रॉ मटेरियल है उसको भी तो कुछ आप देंगे ना, रेंट वेंट, या उसकी कीमत, उसकी प्राइस देंगे कि नहीं देंगे? जिससे हम जाने टिक्की वाला अगर आपको टिक्की खिला रहा है जिसको आप गरम गरम ऐसे करके खाएंगे, तो आप चिंतन कीजिए उस टिक्की वाले को आलू खरीदना पड़ेगा किससे? किसान से। तो क्या करेगा वो? रॉ मटेरियल जो आलू खरीद रहा है क्या करेगा? किसान को उसके लिए पे करेगा, तो किसान की इनकम बढ़ी। तो ऐसे जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं वो क्या करते हैं? अगर उन्होंने लैंड लिया तो उसका रेंट लगता है, अगर कोई रॉ मटेरियल लिया उसकी एक कीमत होती है, रेंट एंड प्राइस। तो ये रेंट एंड प्राइस क्या हो गई? चलो बोलो बोलो बोलो, ये उनकी इनकम हुई कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? इनकम हुई कि नहीं? आप बताइए, ये उनकी आय हुई कि नहीं हुई? आप कहेंगे हाँ सर उनकी आय माने पैसा। ऐसे ही जो लेबर काम करेगा, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, वट जो भी जैसा भी है वो, तो इसको क्या मिलेगा? वेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वेतन जिसे हम कहते हैं सैलरी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आप कहेंगे हाँ सर मिल रही है। तो ये वेज क्या है? उसकी इनकम है कि नहीं है? बोलते जाओ भैया। इनकम यानी पैसा यानी आय। फिर इसके बाद कैपिटल, जिसने भी, सरकार ने ही या प्राइवेट सेक्टर ने या कहीं से भी जो कैपिटल देता है तो वो क्या लेता है? बैंक इंटरेस्ट लेता है। बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या लेता है? इंटरेस्ट यानी ब्याज लेता है। लेता है कि नहीं लेता है? तो ब्याज क्या है? उसकी इनकम है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर उसकी इनकम है। और फिर उसके बाद ये जो उद्यमी है ये कहता है कि गुरु हमने सारी मेहनत की है तो प्रॉफिट हम ही लेंगे। क्या लेंगे? प्रॉफिट यानी लाभ। ये उसकी इनकम हुई कि नहीं? अब आप देख लीजिए, सबकी इनकम बढ़ी, सबके पास पैसा आया। तो जैसे आपके पास 100 रुपया अगर 125 रुपए आ गया, या महीने की सैलरी के 100 रुपए आया, तो आप क्या करते हैं? आप अपने लिए जो एसेंशियल है और जो लग्जरी है, जितनी आपकी कैपेसिटी, उसके अकॉर्डिंग आप एसेंशियल्स भी लेते हैं, रोटी कपड़ा मकान, प्लस आप लग्जरी भी लेते हैं कि घर में एसी भी होना चाहिए। दैट्स कॉल्ड लग्जरी। हालांकि अब एसी लग्जरी नहीं रह गया, लेकिन एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं। तो जब भी आपके पास पैसा आता है तो दो, एसेंशियल्स एंड लग्जरी, दो टर्म अपने दिमाग में रख लीजिए कि या तो आप एसेंशियल पे खर्च करते हैं, या तो एसेंशियल प्लस लग्जरी, दोनों में अगर आपकी थोड़ी सी भी क्षमता ऊपर होती है। तो आप मार्केट में जब जाएंगे तो आपने कहा हमको तो खरीदना ही है, तो मार्केट में डिमांड बढ़ी ना। तो जैसे ही लोगों के पास इनकम आई, इन्होंने कहा गुरुजी डिमांड, और जैसे ही डिमांड हुई तो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाले हैं, ये जो उद्यमी है ना, ये एकदम खुश हो गया, वाह गुरु हमारे माल की डिमांड बढ़ रही। अब ये और प्रोडक्शन करेगा, और प्रोडक्शन करेगा तो लैंड और लगेंगे। पहले एक ही फैक्ट्री में उत्पादन हो रहा था, अब 2 फैक्ट्री हो जाएगी। रॉ मटेरियल पहले 1 आलू में काम हो रहा था, 5 आलू की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हो? पहले 10 लेबर की जरूरत थी, अब 25 लेबर की। ऐसे अभी कैपिटल एक्स की जरूरत थी, अब एक्स क्यूब की जरूरत है। और फिर साइक्लिक रूप से डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, इकोनॉमी टेक ऑफ कर जाएगी। कहां चली जाएगी? टेक ऑफ। और टेक ऑफ के थ्रू ही डेवलप्ड कंट्रीज डेवलप बने हैं, और हमें भी वही टेक ऑफ कराना है। मजा आया? मजा आया कि नहीं मजा आया? तो यही मेरे प्यारे बच्चों जो है, आ, जो भी हम एआई समिट में जो कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, उसका जो अल्टीमेट गोल है, उसका जो अंतिम लक्ष्य, जो एंड है यानी साध्य है, वो यही कर लेंगे। हम कर लेंगे ए से, ठीक है। ए से आपके सामने आता है, ऑब्वियस है, बहुत सारे ए से, ठीक है। किसी भी नेशन के डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेनेसिया 2013 का क्वेश्चन, किसी भी राष्ट्र के विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी सब कुछ है, पूछा था ना, सर्वोपचार वर्ड यूज किया था। तो क्या हम कहेंगे नहीं
एआई समिट इसलिए हो रही क्योंकि किसी भी राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सर्वोपचार है। बोलो भाई, बोलो भाई। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? सीधा मैं तो कुछ अंदर पढ़ाया नहीं, ये तो आर्टिकल आर्टिकल वाले क्या लिख रहे हो तो आप पढ़ेंगे अभी। क्या हम एआई समिट को टैग करते हुए यानी स्टार्टिंग की पंक्तियां ये लिख सकते हैं, स्टार्टिंग के सेंटेंसेस ये लिख सकते हैं कि एआई समिट दिल्ली के भारत मंडपम में जो हो रही है वो क्या है? यही ऐसे का प्रैक्टिकल रूप है कि किसी भी राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेनेशिया है। मजा आया कि नहीं? मजा आया। ठीक है, तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों। और इसी पे कुछ दिन पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर इसके बाद नॉर्वे के एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक एडिटोरियल लिखा, वो भी यही लिख रहे हैं गुरु, यही लिख रहे हैं बेटे जो मैंने बताया आपको कि नॉर्वे इंडिया के साथ सब साझा करेगा एआई वगैरह वॉटेवर। ठीक है, तो नॉर्वे, ठीक है ना, कुछ भी नहीं, सेम उसी एआई समिट में जो कुछ भी हो रहा, एआई की क्या यूटिलिटी है, एआई की क्या उपयोगिता है, दैट्स इट। ये भी इतना ही खेल रहे हैं भाई साहब, सेम वही पेपर रहेगा, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर इसके बाद भारत के मिनिस्टर महोदय हैं मिस्टर अश्विनी वैष्णव, उनका एक स्टेटमेंट आया है, बिल्डिंग सॉवरेन एआई मॉडल्स टू मीट आवर स्ट्रेटेजिक नीड्स इज द वे फॉरवर्ड। यानी सिलेबस सेम है, सिलेबस मैं नहीं बदल रहा हूं चूंकि पहले टॉपिक में इसमें भी और इसमें भी सिलेबस एक ही है और वही जाएगा। अब यहां पर नॉर्वे वाले ने तो भाई कहा ही कि जो है इंडिया अच्छा कर रहा है, इंडिया की तारीफ हो रही। खैर, इंपॉर्टेंट है सॉवरेन एआई। सॉवरेन एआई की मीनिंग क्या होती है? जैसे कल एक बच्चे को मैं लेक्चर कर रहा था, बच्चे आप क्लास में होंगे तो ये आपको संबोधित है, कल मैं शाम को पर्सनल मेंटरशिप में कनेक्ट था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर जो है, मैं मतलब उनको बता रहा था प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, उद्देशिका। प्रियम्बल के जो वर्ड हैं वही वर्ड, वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस, वो कॉन्स्टिट्यूशन है और वही एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन के टारगेट्स हैं। तो अब उसी प्रियम्बल में एक वर्ड है सॉवरेन, है बच्चों, आप लोग भी बताएं, सॉवरेन है ना, संप्रभु। संप्रभु का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ सॉवरेन? यानी एक ऐसी कंट्री है, इंडिया ने अपने प्रियम्बल में कहा आफ्टर इंडिपेंडेंस कि हम एक ऐसी कंट्री हैं जो अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ मैटर्स, बोथ यानी दोनों मामलों में इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने वाली कंट्री है। क्या है? इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी अपने आंतरिक मामलों में, विदेशी मामलों में हम स्वयं निर्णय लेंगे, ऐसा भारत ने संप्रभु का, क्योंकि 200 ईयर्स तक हम पराधीन थे भाई। तो वो जो सॉवरेन वर्ड है ना, इंटरनल एक्सटर्नल, ये केवल ये नहीं होता कि अमेरिका ने कहा, ट्रंप ने कहा तुम ये करो या कोई और कहे कुछ और करो, नो, वो एक अलग फैक्टर है आईआर का। लेकिन ये टेक्नोलॉजी में सॉवरेंटी की बात हो रही है, और ये जो टेक्नोलॉजिकल सॉवरेंटी की बात अश्विनी वैष्णव कर रहे हैं, या उसी प्रियम्बल के सॉवरेन को कंजर्व करने का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि अगर एआई, मैंने आपको बताया एआई पे मेरे बच्चों जो आर्टिकल में लिखा हुआ बता देता हूं, तीनों में, नॉर्वे वाला, ये वाला, देयर आर 3 इंस्टीट्यूशंस, और उस इंस्टीट्यूशन में पढ़े हुए लोग और उन लोगों के अंडर काम कर रहे लोग ही पूरी दुनिया में एआई का कंट्रोल लेकर के चल रहे हैं। 3 यूनिवर्सिटी का जिक्र है, नाम मैं पहले अभी आर्टिकल में आपको मिलेगी। पहली यूनिवर्सिटी एमआईटी, दूसरी है स्टैनफोर्ड, थर्ड है कनाडा की कोई है, मैं थोड़ा उसका नाम मिस कर रहा हूं। पूरा एआई इकोसिस्टम इन्हीं 3 के पास है। सॉम अल्टमैन और ये जितने भी सब लोग सब यहीं से कनेक्टेड है, ओपन एआई के, एनवीडिया के जितने भी हेड है ना, स्टार्टअप जो ले रहे हैं, सब इन्हीं 3 यूनिवर्सिटीज के, और इनके जो कलीग्स हैं, इन्हीं का पूरा कंट्रोल है। तो जब एआई जो दुनिया को इतनी तेजी से बदलने की ताकत रखती, इंटरनेट ने बदली ना,
लोग कहते हैं एआई कुछ ना कर पाएगा। ये वही लोग कहते हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी की ताकत नहीं पता, जो जापान के बारे में कुछ नहीं जानते। बस उन्हें पता है कि मेरा देश महान, बस उनको एक ही चीज पता है। तो फिर ठीक है, आपका देश महान है लेकिन टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे। तो ये जो स्टेटमेंट आ रहा वही है कि भैया हमको क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, सॉवरेन एआई चाहिए। मतलब ये जो आप चैट जीपीटी, जेमिनाई, डीप सीक एआई और ऐसे बहुत सारे एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल पढ़ रहे हैं, हमें अपना भारतीय चैट जीपीटी चाहिए, ऐसा कह रहे। क्यों चाहिए? क्योंकि एआई पे आप डिपेंड रहेंगे। उन्होंने आपका कनेक्शन काट दिया। जैसे आप, आपके घर में किसी दूसरे के घर से पानी आ रहा है, थोड़ा सा झगड़ा हो गया, उन्होंने पानी काट दिया, तो आपके घर में प्यासे मर जाएंगे सब। सेम वैसा ही हालात है। इसीलिए वो सॉवरेन एआई की बात करें, दैट्स इट। यानी एआई में सॉवरेन का मतलब हम फॉरेन टूल्स पर डिपेंड ना रह करके हम अपने टूल्स डेवलप करें, प्लस फॉरेन के साथ हम अच्छा कोलेबोरेशन भी करें। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, इसका मतलब क्या, जब आप फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हैं, खासकर पीएसआईआर ऑप्शनल वालों के लिए, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि, और ये जीएस के लिए भी हमारे टाइम पे तो खूब आता था, इसमें पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, पिछले 10 सालों से तो आ ही नहीं रहा। डिटरमिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, यानी विदेश नीति के कौन कौन से निर्धारक होते हैं, एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं। पढ़ा तो होगा ये आपने 100%। तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। आपकी जो ज्योग्राफिकल आपकी सिचुएशन है, यानी आपका भूगोल, जियो स्ट्रेटजी उसको बोलते हैं। यानी कि आप किस कंडीशन, जैसे अमेरिका क्यों इतना ताकतवर है, क्योंकि उसकी ज्योग्राफी उसको ताकतवर बनाती है। बनाती है कि नहीं बनाती है बच्चों? बनाती है कि नहीं बनाती? वहां की ज्योग्राफी, अरे भैया अटलांटिक पैसिफिक सबसे घिरा हुआ है। जाओ पकड़ो, कहां से पकड़ पाओगे? सोचो आप, पकड़ पाओगे उसको? कौन सा देश उस पर अटैक करेगा? पता नहीं किससे कितनी दूरी पर स्थित है उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन। हमारी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी, जैसे गांव में आपके घर के आसपास 15 घर बसे हो, खोपड़ी बैठे हुए हैं, इधर चाइना बैठा हुआ, इधर पाकिस्तान बैठा हुआ, इधर नेपाल बैठा हुआ, इधर बांग्लादेश बैठा हुआ, इधर म्यांमार बैठा हुआ है। समझ रहे हो? मतलब हमारी खोपड़ी पे कितने लोग बैठे हुए हैं। सरदर्द होगा कि नहीं, इसलिए इंडिया बीच बीच में बॉम्ब लगाता है। बॉम्ब मतलब बम नहीं, बाम बाम बाम, कि सरदर्द दूर हो। और वो सरदर्द क्या है, वो बाम क्या है? बजट आता है तो बजट पढ़िएगा, उस बजट में एक कॉलम होगा, इन देशों को भी हम फाइनेंशियल असिस्टेंट, हम असिस्टेंस देते हैं, ग्रांट देते हैं। ऐसा पैसा जिसको हम उधार के रूप में नहीं, ऐसे देते हैं, भैया ले जाओ नेपाल वालों भी, ले जाओ बांग्लादेश वालों। संबंध बनाना हमारी मजबूरी, चूंकि खोपड़ी बैठे हुए, सरदर्द कुछ नहीं कर पाएंगे तो हल्का सा चौंक देंगे तो आपको सरदर्द हो जाएगा। जैसे नेपाल ने सरदर्द किया, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख इन सबको अपने मैप में दिखा दिया। जबकि आफ्टर, मतलब अंग्रेजों के शासनकाल, आजादी के बाद अभी तक का लिपु, मतलब ये जो पूरा एरिया था लिम्पियाधुरा वाला, वो इंडिया के मैप में रहा। नेपाल ने कभी नहीं दिखाया, लेकिन चाइना के इन्फ्लुएंस से नेपाल ने दिखाया। तो क्या किया, एक सुई चौंक दिया, दर्द स्टार्ट हो गया हमको। आप हो गया कि नहीं हो गया दर्द स्टार्ट? यही है। ठीक है, तो इसलिए सॉवरेन अगर आप रहते हैं किसी भी चीज में, यार क्या टेक्नोलॉजी, क्या कुछ भी। मेरे बच्चों, मैं आप लोगों को एक गेम का जिक्र करता हूं, शूटिंग। मैंने इसके बारे में जब थोड़ा बहुत पढ़ा, जाना, थोड़ा सा इसमें मैं कनेक्ट हुआ। हम टेक्नोलॉजी में कहीं सॉवरेन नहीं है। चलो बताओ आप सब लोग, किस ईयर में ये दो क्वेश्चन आए थे ओलंपिक से, आया था? चलो बोलो, किस साल आया था? एक आया था 2014 में ए से, और उसी 2014 में जीएस पेपर 3 में भी एक क्वेश्चन आया था। सोचो आप, 2014 में दो क्वेश्चन एक साथ, एक 125 मार्क्स का और एक 12.5 नंबर का, 12.5। पूछा था नहीं, कैन इंडिया विन 50 गोल्ड मेडल इन सिंगल ओलंपिक? अरे भैया, आजादी के बाद या उसके पहले मिला लो, तब अभी तक मिला के 50 पदक नहीं जीते हैं तो 50 गोल्ड कहां जीत लेंगे? लेकिन आपसे उसने हाइपोथेटिकल लिखवाया। और फिर उसी साल जीएस में क्या क्वेश्चन पूछा था, भैया जो जीतने के बाद पैसा बांटते हो ना, जीतने के बाद जो पैसा बांटते हो, ये मत बांटो, स्टार्टिंग से ही एथलीट को सपोर्ट करो, स्टार्टिंग से। ठीक है, हो गया। अब जो लोग इस गेम में, जब तक मैं गेम में बहुत ज्यादा घुसा नहीं था, क्योंकि ऑब्वियस हम लोग यार जिस फैमिली से गेम वगैरह खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब वाला कॉन्सेप्ट था, तो हम लोग उस जनरेशन के।
क्रिकेट को छोड़ करके कोई भी गेम अगर आप उठाते हैं, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, 1-2 गेम ऐसा है, फुटबॉल भी हो गया। उसके अलावा जितने भी इंडिया में गेम है और जो सबसे ज्यादा ओलंपिक में मेडल लाने वाले गेम है, जैसे क्रिकेट तो है ही नहीं, हॉकी में एक ही आ सकता है। लेकिन कुछ गेमें हैं जिसमें हम जैसे शूटिंग, उसमें लगभग 30 प्लस गोल्ड आप निकाल सकते हैं। 30 प्लस सारी, सोचो कि शूटिंग में 30 प्लस गोल्ड। ऐसे ही एथलेटिक्स में ऐसे ही, मतलब इतने गोल्ड है वहां पे। तो तब तक मुझे लगता था हाँ यार, बात तो बिल्कुल सही है, क्वेश्चन भी अच्छा है, गवर्नमेंट कर रही है। फिर गवर्नमेंट की सारी स्कीम मैंने बता दिया, ये यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की सारी स्कीम मैंने बता डाली, आपको आंसर लिखा दिया, मस्त हो गया। लेकिन अब जब मैं घुसा, मेरे दिमाग में यार ये तो लिखना ही नहीं है। इतना बड़ा गैप है इंडिया में मेरे बच्चे, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप हैं अभी, क्या नाम है आपका? विजय कुशवाहा, राजपूत, आरती सिंह, गीता, ठीक है, चलो 3 लोग स्क्रीन पे दिख रहे हो। अब मैं आपका आपसे कहता हूं, चलो आप मेरे साथ गेम खेलो, शूटिंग, ठीक है? आप मेरे बच्चे, आपको मैंने शूटिंग में एडमिशन कराया। अब मेरे प्यारे बच्चे, शूटिंग में पहली चीज क्या चाहिए कि आपके पास पिस्टल होना चाहिए, अच्छे शूज होने चाहिए, पिस्टल कंपलसरी है। और पिस्टल मिलती कब है? पिस्टल मिलती कब है? जब आप नेशनल शूटर बन जाओगे। यानी पहले आप स्टेट क्वालिफाई करो, फिर आप प्री नेशनल क्वालिफाई करो, फिर आप नेशनल क्वालिफाई करो। उसके बाद आपका एक लाइसेंस बनेगा नेशनल शूटर का। फिर उस शूटर आईडी पर आप, यानी भैया 1-1.5 साल आप पहले, 2 साल किसी दूसरे की पिस्टल से मेहनत करो, या रेंज की जहां आप प्रैक्टिस करते हैं उसी एक पिस्टल से 50 लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई ट्रिगर ऐसे मार रहा है, कोई ऐसे मार रहा है, बच्चा भी खेल रहा है, बड़ा भी खेल रहा है, बुजुर्ग भी खेल रहा है उसी से, यानी उसका ट्रिगर अजीबो गरीब है। तो पहले तो 1-1.5 साल आप अपने आप को अपना स्किल आप खराब कीजिए। ध्यान से समझिए, पहले तो 1.5 साल आप दूसरों की पिस्टल से खेल के अपना स्किल खराब कर लीजिए। उसके बाद चलो आप क्वालिफाई कर गए, फिर उसके बाद आप ध्यान से सुनना, मेक इन इंडिया कैसे फेल है। अब आप ऑर्डर कीजिए, नेशनल शूटर आईडी आई, 1 साल की पूरी प्रोसेस के बाद, उसके बाद फिर आपने दिया कि भाई पिस्टल चाहिए, आपने पैसे दिए एडवांस में। नो नो, ये मत समझना कि पैसा आने के बाद देंगे। 2 लाख रुपए से सस्ती कोई पिस्टल नहीं है। ये एक पिस्टल की बात बता रहा हूं, इसमें गेम और आगे बढ़ते जाएंगे। तो एक बच्चे के पास, अगर वो 2 स्पोर्ट खेल रहा है, तो उसके पास 5 लाख की तो केवल पिस्टल पिस्टल होनी चाहिए। 5 लाख की दोनों मिला करके। बेटे अब तेरा गया है 1 साल के बाद, अब वो 6 महीने में आएगा, 8 महीने में आएगा इंपोर्ट होकर के। अब आप सोचो, ये है ऐसा देश, क्या ओलंपिक में 50 गोल्ड मेडल जीत सकता है? हमारे पॉलिसी मेकर्स को पता ही नहीं है यार। जिन लोगों को पता है वो सिस्टम से बाहर है। हमारे से लोग भगवान भी खड़े हुए हैं कि अच्छा लड़का, इंटरव्यू दिया है, फेल हो गया। आप समझ सकते हो कि जैसे जिनको समझ हर एक चीज की, वो सिस्टम से आउट है, और सिस्टम उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसको बहुत कुछ पता है। तो जिनको बहुत कुछ पता हो, तो सिस्टम को कहता है जा यार, तुम यहां से भागो, तुम अनफिट हो, बिकॉज यू आर एब्सोल्यूट फिट। और जो एब्सोल्यूट फिट है वह हमारे देश में अनफिट है। सोचो आप, ऐसे ही हर गेम में होता है। फिर उसके बाद स्किल, फिर कोचेस की पर्सनल ट्रेनिंग। जैसे मैं आप लोगों से पर्सनल मेंटरशिप लेता हूं ना बेटा, इसके बिना कल्याण नहीं है कहीं पर भी। तो मतलब उस क्वेश्चन में के लिए मैं बता रहा हूं, कहा था कि बाद में प्राइज मत दो, पहले ही सब व्यवस्था करो। तो सरकार कब करती? जब आप नेशनल लेवल पे कुछ अच्छा करने लग जाते हैं, तब सरकार आपको, आइए हमारे यहाँ पोडियम स्कीम है, खेलो इंडिया स्कीम है। यानी पहले आप अपने मिनिमम रिसोर्सेस से अपनी फैमिली को तबाह करिए। ऑब्वियस है, अपनी आपकी फैमिली आपके लिए कष्ट काटती है। मैंने देखा है रहते हुए कि बहुत सारे सिंपल फैमिलीज के बच्चे हैं जो इतना एफर्ट नहीं लगा सकते, फिर भी वो बेचारे लगा रहे हैं। और सारे बच्चे तो मिडिल तक पहुंचते नहीं। एक समय के बाद 2-4 साल में वो अपना जितना जमा पूंजी अपने बच्चों से सब मोहब्बत करते हैं, सब फिनिश करके फिर सिस्टम खराब। तो ये, कैन इंडिया विन 50 गोल्ड मेडल इन सिंगल ओलंपिक? वाह वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भैया जब तक आप नर्चर स्कूल से नहीं करेंगे, आप इक्विपमेंट्स नहीं देंगे। हम कहते हैं ना हमारे पास इंफ्रा नहीं, बेटा हमारे पास इंफ्रा के साथ साथ इक्विपमेंट भी नहीं है। तो इसलिए जो आप डिजिटल डिवाइड पढ़ते हैं ना, डिजिटल डिवाइड मींस कि एक फैमिली है जिसके पास इंटरनेट है, मोबाइल फोन है, और उस मोबाइल फोन को चलाने की लिटरेसी भी है। ये 3 चीज हैं तो डिजिटल एम्पावर्ड
फैमिली है, और दूसरी फैमिली जिसके पास ये तीनों नहीं, वो डिजिटली एम्पावर नहीं है। इसी को बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। तो वैसे ही स्पोर्ट्स में भी स्पोर्ट्स डिवाइड है। एक जिसके पास, जो जिनकी संख्या बहुत कम है, और एक जिनकी संख्या बहुत बड़ी, उनके पास जिगरा है, मेहनत करने का जुनून है, पागलपन है, बट उनके पास इक्विपमेंट नहीं। मैंने कुछ बच्चों को ऐसे देखा था, जब मैं, आप लोगों को पता है, लास्ट ईयर जब मैं प्रैक्टिस करने जाता था, तो मेरे मन से निकल आता था, मैं खुद से कहता था काश ये मेरा बच्चा होता। मैं ऐसे बोल देता था उनसे, मतलब जब मैं मेहनत, मैंने कहा यार ये 6-6 घंटे होल्डिंग कर रहे हैं, मेरे मुंह से निकल गया कि काश ये मेरी बेटी होती, जबकि वो काफी एज की थी। मतलब मेरे दिमाग में आया कि मैं इसके ऊपर लगा देता। समझ पा रहे हो आप? लेकिन इक्विपमेंट का संघर्ष। और अब आप ये मत कहना कि सर आप लगा सकते थे। आपको पता है कि समाज में एक दायरा होता है। आप किसी बच्चे को ऐसे नहीं कि भाई हम तुम्हारे पर पैसा, समाज ही पूछे काहे लगा रहे हो भैया, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है? तो आज के समय में अच्छा भी बुरा बन जाता है, और बुरा तो बुरा बन ही जाता है। ठीक है? तो एज अ टीचर मुझे इन सब बातों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा शांत रहना पसंद करता हूँ। तो बड़े इश्यूज हैं। ठीक है? तो इसका मतलब है कि सॉवरेन एआई हमें जरूरी, और सॉवरेन एआई नहीं, सॉवरेन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, सॉवरेन एवरीथिंग सॉवरेन। और उसी सॉवरेन को क्या आत्मनिर्भर भारत कहते हैं कि नहीं? सेल्फ रिलायंट इंडिया। चलो बोलो बोलो बोलो, कमेंट करो। क्या इसी सॉवरेन को सेल्फ रिलायंट इंडिया कहते हैं कि नहीं? मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत यही तो ना? हम सब अपना बनाएंगे। तो कब बनाएंगे? सोचिए आप, कब बनाएंगे आप? अद्भुत 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 देश। ठीक है, यही है। जिनको टेक्नोलॉजी आती है वो सिस्टम से बाहर है। टेक्नोलॉजी के लिए क्या, किसी कॉलेज की डिग्री है, और कॉलेज कैसे हैं? गलगोटिया जैसे। ये मत समझिए कि वो फंस गया, सब ऐसे ही हैं। वो बेचारा फंस गया, सब ऐसे ही हैं। क्योंकि मेरा तो अंदर का एक्सपीरियंस है एज अ प्रोफेसर। इंटरेस्ट ही नहीं रहा मेरा टीचिंग उचिंग, मैंने नाम वाम यूज करना ही छोड़ दिया। इंटरेस्ट नहीं रहा। मैंने कहा क्या ये बच्चे बेचारे बैठे हुए हैं, आपकी एनर्जी से उनको एनर्जी आई, लेकिन सिस्टम कुछ दे ही नहीं रहा है। कब तक आप किसी को एनर्जाइज करेंगे? मैं कह रहने दो भैया, घर में ही पढ़ो, घर में ही पढ़े रहो। गौरव श्रीवास्तव कह रहे हैं कि जो यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है उसमें लगभग वही मुद्दे पूछे जा रहे हैं जो द हिंदू में आपने कराए। बेटा मैंने नहीं कराया। देख, मैं कभी भी अपने आप को मेन एक्टर मानता नहीं। मैं क्या हूं, टीचर क्या होता है बच्चे ना? टीचर कभी भी मेन नहीं है, मेन एक्टर नहीं। वो सिस्टम में एक प्रोवाइडर के रोल में है। हम वो हाथ हैं जो खिला रहे हैं आपको। तो हम केवल जो कुछ भी देश और दुनिया में हो रहा है उसको उठा करके रख दे रहे हैं। दैट्स इट, इतना नहीं। नहीं, हैंड्स दैट रॉक द क्रेडल रूल द वर्ल्ड। शिशु को खिलाने वाले हाथों में संसार की बागडोर होती है। तो शिशु को खिलाने वाले हाथ क्या कर रहे हैं कि भाई जो कुछ भी खेलने लायक है सब इनको पकड़ा दो, ये सब खिलौने आपके। जैसे गौरव आपने बोला कि जो यूपी पीसीएस का इंटरव्यू भी चल रहा है, अपने भी बच्चे उसमें इंटरव्यू दे रहे हैं। जैसे प्रबल का मैंने जिक्र किया था, और भी कई बच्चे हैं। तो प्रबल का इसलिए जिक्र किया जो कि लंबे टाइम से मेरे साथ कनेक्ट रहा। तो यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है, उसमें जो मैंने कराया है वहीं से आया। इतना ही नहीं, बिहार में जितेंद्र, आप क्लास में क्या बेटा? आप कमेंट करेंगे तो जितेंद्र, आपने कहा था कोई बिहार का डीएसओ का एग्जाम हुआ था, मुझे पता नहीं। डीएसओ कोई एक सर्विस है। रवि सर अभी आए थे, वो एग्जाम दे के आए डीएसओ का। तो घर पे आए थे तो उन्होंने बताया कि भैया मेरा डीएसओ का एग्जाम था, अब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, सो ऑन सो ऑन। तो आपके सीसेट के टीचर। तो तब मुझे याद है कि जितेंद्र ने कमेंट किया था कि सर डीएसओ का मतलब, उसने ग्रुप में, जिसमें बीपीएससी के बच्चे हैं सारे, तो उन्होंने ग्रुप में मैसेज किया था कि सर डीएसओ डिट्टो आईक्यूआईपी हिंदू की क्लास का आया है। तो वहां पर भी मैंने कोई कमेंट नहीं किया। जितेंद्र होगा क्लास में, हमेशा एक्टिव रहता है, तो आप लोग पूछेगा भी उससे, और उसमें मैंने कुछ किया नहीं। इसलिए क्योंकि मैं क्यों श्रेय लूं? टीना डाबी ने जब सिलेक्शन हुआ था उसी समय उसने कहा था कि, क्योंकि देखो 22 साल की लड़की जो बोलेगी, फ्रेश बोलेगी, कुछ मतलब उसके दिमाग में कुछ भी बनावट नहीं। एक सर्टेन एज के बाद थोड़ा सा हम अपने आप को दिखाने लगते हैं। उसने बोला था मेंस इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। यानी उसने बोला था 80 टू 90%। आप सर्च करिए उसके, ये वीडियो है यूट्यूब पर, कि भैया यह एग्जाम टोटल करंट अफेयर्स बेस्ड है। लेकिन हम तो करंट अफेयर्स को हमारे सिस्टम में कैसे डाला गया, वन लाइनर।
ये सम्मेलन, ये समिट कहाँ हुई, ये खेल किसने जीता, यहाँ का राज्यपाल कौन बना। दिस इज द करंट अफेयर्स। अरे यार बाबुआ, पागल हो जाऊंगा। दिस इज द करंट अफेयर्स। तो ऑब्वियस यहाँ से आएगा ही आएगा, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, व्हाटएवर, कहीं का भी हो। इसलिए मैं कभी भी इस पे देखो, हाँ जितेंद्र आ गया क्लास में, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है बेटा। तो ये हमारा पूरा का पूरा एआई का मैंने यहीं समझा दिया, तीनों टॉपिक का। अब कंटेंट आपको पीडीएफ मिल चुकी है कि नहीं मिली है, एक बार आइए फटाफट ये कंटेंट आपको दिखा दूं, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, तो ये तीनों का पूरा कंटेंट आगे, एक मिनट मैं पीडीएफ आपको देता हूं, एक मिनट के लिए रुक जाइए, पीडीएफ में कंटेंट फटाफट दिखा दूं जिससे, ठीक है बेटा। ये एपेस्टीन वाला भी दिया हूं, एपेस्टीन वाला भी अभी अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को। तो आपका हो गया, यानी ये देख सकते हैं आप, यानी तीनों टॉपिक आपके सामने आ गए। और फिर ठीक है ना, पूरा उसका डिटेल सिलेबस, चूंकि एआई पर मैं पीछे लेक्चर करा चुका हूं इसलिए डिटेल में बहुत नहीं जाऊंगा। जीएस पेपर 3 साइंस, इकोनॉमी, आईआर, गवर्नेंस, सब में इसका इंटरलिंक है। जीएस पेपर 4 एथिक्स, तकनीक नैतिकता के साथ आए। और एआई पर आप देखिए क्वेश्चन पे क्वेश्चन आए जा रहे हैं। एआई इन हेल्थ केयर, एआई इन जीएस पेपर 4 एथिक्स। फिर उसके बाद द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर ऑफ द माइंड। ऑब्वियस आप लोगों को मैं पढ़ा ही चुका हूं अभी, जब एआई समिट स्टार्ट हुई थी, कि भैया एआई क्या कर रही है। ये एआई पर जिसका कंट्रोल होगा वही दुनिया पे कंट्रोल करेगा, इस निबंध में यही लिखना है। फिर थॉट फाइंड अ वर्ड एंड क्रिएट वन आल्सो। विचार एक दुनिया है, तो विचार क्या है। अश्विनी वैष्णव ने जो सॉवरेन एआई की बात कही है वो एक विचार ही तो है। इनोवेशन, एआई इनोवेशन को आगे बढ़ाएगा तो जीडीपी भी बढ़ेगी, सोशल वेलफेयर भी होगा, इस निबंध में ये कहा गया। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सीधा क्वेश्चन आया 2019 में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेरोजगारी बढ़ाएगा या रोजगार लाएगा, देख सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जिन पर मैं, और ये पूरा डिटेल कंटेंट है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक कमेंट आया मनु का, इवन द कोचेस भी है बाय द गवर्नमेंट कोचिंग प्रोग्राम नाउ आर नॉट स्किल्ड हैंस नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड एथलीट। बिल्कुल 100%। तो ये तो इंडिया में स्किल की मारामारी है ही है ये, ठीक है। तो मनु बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो ये आ गया, ठीक है बेटे, कर लेंगे आप। तो एक सीरियल आता था, मैं भूल गया, उसमें एक करेक्टर था, भाबो या क्या था, जो कहती थी कि घर में सब ऐसे ही हैं, एक ही मैं सयानी हूँ। किसी किसी बच्चे को याद है? बड़ा उसका वो डायलॉग, उसको मैं कभी कभी ऑफलाइन में तो मैं उसको बहुत यूज करता था, उस समय वो आता था तो कभी मेरे दिमाग में आया था। अरे क्या था यार, एक एक ही मैं सयानी, बाकी सब पता नहीं कैसे कैसे। तो वो डायलॉग मैं बड़ा यूज करता था कि यार इंडिया को ऐसे भाबोस की जरूरत है जो सब कुछ संभाल सके, ठीक है। तो हो गया बेटा, कर लेंगे इसको, इसमें कोई आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है, ये पूरा कंटेंट हो गया। फिर एक मॉडल क्वेश्चन इस पे बना हुआ जिसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सॉवरेन एआई फॉर इंडिया। बताओ भैया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है एआई की, बता ही दिया मैंने। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल सॉवरेंटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, हाईलाइट द एसोसिएटेड चैलेंज। उसके साथ क्या चैलेंज जुड़े हैं, पूरा प्रैक्टिस इन हिंदी। डिजिटल संप्रभुता, आर्थिक विकास और लोकतांत्रिक शासन के संदर्भ में भारत के लिए संप्रभु कृत्रिम बुद्धिमत्ता के महत्व पर चर्चा, इससे जुड़ी चुनौती। और फिर सबसे मजेदार ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एमओएसआईपी, ठीक है ना। तो आप पढ़ते जाइए, ठीक है। अब इसके बाद वापस आते हैं और आपको यहीं पर अब पहला टॉपिक भी उड़ा ही देते हैं, जिससे कि एपेस्टीन फाइल पर मैंने अभी तक लेक्चर नहीं लिया था। क्यों बच्चों, आपके मन में आया था? आप लोग एक मिनट प्लीज बताना, क्या आपके मन में कभी आया था कि सर ने यार अभी तक एपेस्टीन फाइल पर कुछ पढ़ाया क्यों नहीं? सर क्या ही हैं अच्छे, सर को पढ़ाना चाहिए था, यूट्यूब पर तो छाया हुआ है क्या? बोलो बच्चों, बोलो भाई, एपेस्टीन फाइल के बारे में मैंने जो भी आपको नहीं पढ़ाया तो क्या कभी, हाँ आरती क्या कह रहे हो?
मन में आया कुछ कि सर ने पढ़ाया नहीं इस पे, इसलिए बेटा चूंकि मैंने पहले ही कहा था जब तक हिंदू में आएगा नहीं मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि इधर उधर की जानकारी प्रोपेगेंडा टाइप का चीज मैं कर नहीं सकता हूं। मुझे क्या बताना अपने बच्चों को एकदम एक्यूरेसी कि भैया वो इसको यूज कर ले एग्जाम में। तो मेरे साथ ये मजबूरी होती है कि मैं आपको वो चीज कभी नहीं देना चाहूंगा जो बकवास हो, भले वो वायरल हो जाए, ठीक है ना। तो मुझे वायरल होने का कोई शौक है नहीं। क्यों? क्योंकि आप सब जान रहे हैं कि वायरल की मेरी पोजीशन क्या हुआ करती थी। आज जिसको लोग वायरल कहते हैं इंस्टा पे, उन मैं कितने बच्चे हैं जो 19 से मुझे फॉलो करें, एक बार अपना नाम लिखो और ऑनेस्टी से बताओ कि यूपीएससी में इतना सीरियस टीचर होने के बाद भी, यानी मैं इधर उधर नहीं करता हूँ, मजाक नहीं करता हूँ, 10,000 लाइव बच्चे होते थे कि नहीं होते थे, वो भी ऑर्गेनिक जेन्युइन 10,000। कोई भी लेक्चर मैं करता था, करते हटते ही लाख, मतलब हटते ही लाखों व्यूज हो जाते थे कि नहीं, हटने का मतलब हट जाता था बस। श्लोक पांडे, जितेंद्र चौधरी, आप भी 19 से फॉलो, ठीक है। तो कहने का मतलब है बच्चों कि इसीलिए मुझे वायरल होने का कोई शौक नहीं, ना मेहनत, मतलब आपको एक्यूरेट देना है। किसी भी दिन एक कोई मेरा अर्जुन जो कहानी लिख देगा, जैसे चाणक्य के पास एक चंद्रगुप्त मिला, उसने पूरी दुनिया बदली, कोई न कोई मिलेगा, ये फिक्स है। मैं ईश्वर वासुदेव कुछ न कुछ ऐसा करेंगे, मिल भी रहे, ऐसा नहीं, बड़े सारे बच्चे मिले, ऐसा नहीं है कि मिले नहीं, लेकिन ठीक है। तो एपेस्टीन फाइल पर थोड़ा सा मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूं, यानी आप लिखिए इसको, बस ऐसे पढ़िएगा, पावर कैपिटल यानी पूंजी या पैसा कह सकते हैं, और एथिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब मजा आया कि नहीं आया? एपेस्टीन फाइल पर क्या आपने ये शब्द पढ़ा था कि लोकतंत्र की नैतिक परीक्षा का समय आ गया है? यानी हम पढ़ने जा रहे हैं एपेस्टीन फाइल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पावर, पैसा एंड एथिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी ये लोकतंत्र की नैतिक परीक्षा, चूंकि इसमें जितने भी लोगों के नाम आए वो सब डेमोक्रेटिक सेटअप वाले देश, इसमें चाइना के किसी का नाम नहीं आया, इसमें रशिया के किसी का नाम नहीं आया, किसी का नाम आया है लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप वाले देशों का नाम आया है एपेस्टीन फाइल में। इसीलिए मैंने इसको एक वर्ड दिया है, लोकतंत्र की नैतिक परीक्षा। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एपेस्टीन फाइल पे आज हम बात करने जा रहे हैं वो किसी साधारण अपराध की बात नहीं है, कोई भी ये सिंपल क्राइम नहीं है। हम बात करने जा रहे हैं उस शैडो की, उस परछाई की, जो कॉरिडोर ऑफ पावर्स, सत्ता के गलियारों में चलती है पर दिखती नहीं है। और वही एक नाम है जेफरी एप्स्टीन, एक फाइनेंशियल टाइकून, बिजनेसमैन, जितने भी बिलियनियर्स हैं उनका दोस्त, जितने भी नेशन के हेड हैं उनका परिचित, और अंततः एक कन्विक्टेड दोषी, क्रिमिनल, अपराधी। लेकिन सवाल यहां खत्म नहीं होता मेरे बच्चों। सवाल यह है कि जब अपराधी सत्ता के सबसे ऊंचे दरवाजे तक पहुंच रखता हो, तो लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की असली परीक्षा, रियल एग्जामिनेशन कहां से शुरू होता है? सत्ता और अपराध का गठजोड़ है ये। क्या है ये? सत्ता और अपराध का गठजोड़। महाभोज मन्नू भंडारी का उपन्यास, बड़ा अच्छा उपन्यास है, हिंदी में सब बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, जिनका ऑब्वियस है सिलेबस लिटरेचर वगैरह नहीं, लेकिन नॉवेल पढ़ने के शौकीन है। महाभोज बहुत पतला सा उपन्यास, पढ़िएगा, दिमाग खराब करके 1980s में लिखा गया है इसे, एक वुमेन के द्वारा, जिनका नाम है मन्नू भंडारी। वो यही तो दिखाती है कि यार अपराधी और सत्ता कैसे एक साथ मिल करके चुनाव की तस्वीर बदल देते हैं, और वो तब भी उतना ही सच है, आज भी उतना ही सच है, और एपेस्टीन के मामलों में भी उतना ही सच है। चुनाव से अलग यहां पर मामला कुछ और होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आता हूं एपेस्टीन को आपको समझाने के लिए। एपेस्टीन में जो जो एंगल मैं आपको देने जा रहा हूं, ठीक है ना, एपेस्टीन एंगल लिख लीजिएगा, सुनील अभिव्यक्ति एपेस्टीन एंगल, ई ए मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि इस पे लिखने में थोड़ा सा पेन की, ठीक है ना। तो आपको जो पढ़ना है, 3 लेवल्स पर इसको पढ़ना है, यानी 3 स्तरों पर इसको पढ़ना है, यानी एपेस्टीन मामला 3 स्तरों पर महत्वपूर्ण है। कैसे?
जो पहला लेबल है वो है क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है, यानी आपराधिक न्याय। सेकंड जो इश्यू है वो है ग्लोबल ग्लोबल सप्लाई चेन, पढ़े हो ना? अब उसी ग्लोबल सप्लाई चेन को आपकी जेब में नए वर्ड में डालना ग्लोबल एलीट नेटवर्क। मजा आया? ये वर्ड पहली बार पाए होगे, ग्लोबल एलीट नेटवर्क, ये मैंने बनाया इनके लिए। और तीसरा है, ऑब्वियस है, डेमोक्रेटिक एथिक्स, यानी लोकतांत्रिक नैतिकता। तो ये एपस्टीन का पूरा केस 3 स्तरों पर मैं एज ए यूपीएससी मेंटर आप सबको बताना चाहूंगा। यानी हम यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, हमें केवल क्या हुआ ये नहीं पढ़ना, मीडिया में क्या हुआ, इनकी वीडियो उनकी वीडियो, ये वो, बस क्या हुआ इस पे चल रहा है, नहीं। हमें पढ़ना है इस एपस्टीन इवेंट का गवर्नेंस, सोसाइटी, इन पर क्या इंपैक्ट हो रहा, इन दोनों पर क्या इंपैक्ट हो रहा। मेरे प्यारे बच्चों, हमको यह पढ़ना है। क्लियर है? इस एंगल से आपको देखना है। तो ये 3 चीजों से, ठीक है, हमें लेके चलना है। यानी जो पब्लिक पोजीशंस होती है, जो सार्वजनिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति होते हैं, ये उनकी नैतिकता से जुड़ा। जीएस पेपर 4, यानी मैं यहां यह कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए कोई भी एक बड़ी पोस्ट पर बैठा है और उसका नाम ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो जाए जो गंभीर अपराधों में लिप्त था और जिसके एविडेंस है। लिप्त का मतलब नाम उठना, हमेशा याद रखिएगा, एक प्रबुद्ध व्यक्ति को नाम उठने पर किनारा नहीं करना चाहिए, एविडेंस बेस्ड। अगर एविडेंस नहीं है तो नाम तो आजकल किसी का भी उठा करके आप बदनाम कर सकते हैं, क्योंकि जो नाम वाले उनको बदनाम करने वाले लोग बहुत आ जाते हैं। लेकिन अगर एविडेंस है एक व्यक्ति के अगेंस्ट, वो भी गंभीर अपराधों के, और किसी भी पब्लिक पर्सनालिटी का नाम उनके साथ जुड़ता है, तो यहां प्रश्न उठता है कि क्या केवल लीगली ही वो दोष सिद्ध होंगे? यानी कि भाई नाम जुड़ा है तो कानून जांच करेगा तभी उनको कन्विक्ट किया जाएगा, या कोई मोरल अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज भी होती है कि भैया तुम्हारा उसके साथ नाम जुड़ा क्यों? जी हां, मोरल अकाउंटेबिलिटी भी एक चीज होती, बस याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जो डेमोक्रेसी होती है वो 2 चीजों पर चलती है, लीगैलिटी यानी कानूनी वैधता, और लेजिटिमेसी यानी नैतिक वैधता। अगर कानूनी रूप से सब ठीक हो लेकिन जनता का विश्वास हिल जाए तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है कि नहीं? और यही जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 यानी इंडियन पॉलिटी और इथिक्स का केंद्रीय बिंदु भी है। आई होप आपको मैं समझा पाया, ठीक है। फिर आता है ग्लोबल एलीट नेटवर्क, यानी एपस्टीन केस हमें एक गहरी बात बताता है कि दुनिया में सत्ता, पावर, धन यानी पैसा और प्रभाव, इन्फ्लुएंस अलग अलग नहीं चलते, वो एक नेटवर्क में चलते हैं। और इसी नेटवर्क को मन्नू भंडारी ने उस समय और सेकेंड आरसी की 4th रिपोर्ट इथिक्स इन गवर्नेंस इस समय आप सबको पढ़ाया गया। यानी पॉलिटिक्स, कारपोरेट और फाइनेंशियल कैपिटल, राजनीति, कारपोरेट और वित्तीय पूंजी मिलकर के एक इनफॉर्मल पावर स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसे सोशियोलॉजी में कहते हैं, सोशियोलॉजी के जो बच्चे होंगे बताएंगे, एलीट कैप्चर, एलीट का कैप्चर हो चुका। किस पर? इस सिस्टम पर, यानी प्रभावशाली वर्ग व्यवस्था को अपने पक्ष में ढाल लेता है। आप देख सकते हैं। और ये केवल इतना ही नहीं, ये जो नेटवर्क है ये डेमोक्रेटिक इथिक्स की धज्जियां उड़ा रहा है। क्रिमिनल ऑफेंस है। और कैसे है? इसका फंडामेंटल क्राइम क्या है, मूल अपराध क्या है? नाबालिग लड़कियों का शोषण। आप देख सकते हैं। यानी धन और प्रभाव का ऐसा इस्तेमाल। तो यही सबसे बड़ी बात है जो मुझे आपको सिखाना, बस इसमें और कुछ भी नहीं बेटा। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, इस पे कुछ आने वाला नहीं। एज ए एग्जाम्पल, अनएथिकल
ये मैंने एक क्वेश्चन बना दिया, उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। मोरल क्रेडिबिलिटी पर मैंने क्वेश्चन बनाया है। एपेस्टीन को एज एग्जांपल आप अनएथिकल इवेंट कुछ भी लिख सकते हैं। इन अ डेमोक्रेसी पब्लिक ऑफिस डिमांड्स नॉट ओनली लीगल अकाउंटेबिलिटी बट आल्सो मोरल credibility in the context of recent global controversies involving elite networks and political figures. Examine the importance of ethical standards in public life. देख सकते हैं आप। ठीक है, कर लेंगे बेटा? क्लियर हो गया? तो बस यही सारी चीजें हैं जो आपकी जर्नी को बेहतर से बेहतर बनाती चली जाएंगी। अब इसके बाद एक और टॉपिक आता है, जिस टॉपिक की तरफ हम बढ़ जाएं। अब पीडीएफ अपलोड किए हैं तो सीधा सीधा, जिसमें कुछ भी नहीं, बस आपको केवल इंजॉय करना है। ओ भाई, क्या हो रहा है ये? और जो मैं बोल दिया करूं इतना ही आपको यूज करना, बहुत घुसना भी नहीं है कंटेंट वंटेंट में। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट था, पॉलिटिशियंस ऑफिशियल मस्ट फोस्टर फ्रेटर्निटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बस इसको आप लिख लीजिएगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में जो वर्ड है फ्रेटर्निटी, अगर वहां से कोई प्रश्न आएगा तो सुप्रीम कोर्ट के इस स्टेटमेंट को बस आपको यूज करना है एज एग्जांपल, और कहीं कुछ इसका यूज नहीं करना। डेमोक्रेसी से रिलेटेड ऐसे में इसको यूज करना है, दैट्स इट। कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन, मतलब एक केस पर सुनवाई के दौरान उन्होंने ऐसा ऐसा कहा, ठीक है ना। फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देना चाहिए, दैट्स इट। इसमें और कुछ भी नहीं है। मैंने एक क्वेश्चन बना दिया है जिसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है बेटा। यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल इथिक्स का एक एग्जांपल है जिस पर 2000 मतलब जीएस पेपर 4 और जीएस पेपर 2 दोनों में क्वेश्चन पूछ चुके हैं। कर लेंगे इसको। ये मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, ये संवैधानिक नैतिकता का संरक्षण कर रहा है, दैट्स इट। और इस पर क्वेश्चन आ रहे हैं तो एग्जांपल के रूप में। फ्रेटर्निटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी देख लिया। आर एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग इंडियाज डेमोक्रेटिक फैब्रिक, यानी हमारे जो लोकतंत्र का फैब्रिक यानी ताना बाना, उसको बनाए रखने के लिए दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। डिस्कस द इन द लाइट ऑफ रिसेंट जुडिशियल, यानी जो भी न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो बस इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, प्रीलिम्स मींस, ठीक है। फिर सेम ऐसे आता है सुप्रीम कोर्ट का पैनल। सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया, ये प्रीलिम्स के लिए भी बेटा, क्योंकि इस पैनल को हेड कौन कर रहा है, ये मिस्टर अनिरुद्ध बोस हैं। ये आप देख सकते हैं, इनका आगे नाम भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया है जो जज होते हैं, उनको कंपैशन के बारे में गाइड करेगा, यानी सेंसिटिविटी एंड कंपैशन, विशेषकर जो भी वुमेन या वल्नरेबल सेक्शन से संबंधित जो केसेस होते हैं उनमें कैसे कंपैशन और सेंसिटिविटी जज भी अपनाएं, अपने ऊपर उसको फॉलो करें। तो कंपैशन, जीएस पेपर 4 पर कोई क्वेश्चन आया या सुप्रीम कोर्ट के रोल पर कोई क्वेश्चन आया तो इसको एज ए एग्जांपल आप यूज करेंगे, दैट्स इट। बाकी इसमें भी और कुछ नहीं है, ठीक है ना। और आप स्किप भी कर सकते हैं, केवल इतना एग्जांपल ही आप यूज करेंगे। और फिर उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन, judicial language must reflect constitutional morality and sensitivity, especially in case involving vulnerable victims. In light of the recent Supreme Court initiative to frame guideline on judicial sensitivity, discuss the need for compassionate judicial conduct in India. ठीक है। अरे भाई, कंपैशन तो सब में होना चाहिए दोस्तों, कंपैशन नहीं होगा तो फिर कुछ ना हो पाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। और फाइनेंस पैनल एंड नीड्स ऑफ लोकल बॉडीज, बेटा ये मैं करा चुका हूं कि नहीं, ऑनेस्टी से बताना, लगा दिया। अरे फंड, फंक्शन, फंक्शनरी, 3 कॉन्सेप्ट बताए हो कि नहीं। फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज, यानी जो लोकल बॉडीज उनको तीनों लेवल पर चुनौती है, यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी और लोकल जो हमारी पंचायत हैं। फंड नहीं है, क्योंकि वो अमूमन जो फाइनेंस कमीशन होते हैं उसके ग्रांट वगैरह पर चल रहे हैं, फंड इनके पास है नहीं। फिर फंक्शन का मतलब क्या होता है कि इनके पास अपना अपना जैसे ना, इनका अपना ऑफिस नहीं है, इनका पूरा एक गवर्नेंस का इकोसिस्टम नहीं। सिंपल है। फंक्शन और फंक्शनरीज यानी इसमें काम करने वाले लोग नहीं है। तो वही चीज मैंने यहां पर डिस्कस कर दी है, जो मैं कई बारी इकोनॉमिक सर्वे में भी पढ़ा चुका हूं कि नहीं, ठीक है। स्क्रीन क्या है, ब्लैंक है, हाउ। और बच्चे बताएं, स्क्रीन ब्लैंक है कैसे भैया? कब से ब्लैंक हुई, अभी अभी हुई है या पहले? स्क्रीन ब्लैंक है, ऐसे कैसे हो सकता है?
अभी ठीक है? अभी ठीक है भाई? और बच्चे बताएं स्क्रीन, और बच्चे बताएं कितनी देर पहले तक ब्लैंक थी, वो बताइए आप हैं? मेरी आवाज तो गई ना। तो सिंपल है, मैंने आपको क्या क्या बताया एक बार फिर मैं यहां बता देता हूं, कोई बात नहीं, पीडीएफ आप लोग पढ़ ही रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को यह बता रहा था जिसपे आप लोग का ब्लैंक ब्लैंक का चक्कर आया। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया, पॉलिटिशियन ऑफिशियल्स मस्ट फोस्टर फ्रेटर्निटी, यानी बंधुत्व को बढ़ाएं। जैसे समाज में क्या होता है, जैसे एक जीएस पेपर 4 में क्वेश्चन आया था, एथिक्स में क्वेश्चन आया था कि जो आज की सोसाइटी है ना, उसमें एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? यूपीएससी ने पूछा कि वर्तमान समाज व्यापक विश्वास न्यूनता से, यानी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है, हाउ वाई, और फिर कैसे इसको ठीक किया जाए। तो उसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया, यूपीएससी के क्वेश्चन को नहीं, यानी उसी सिचुएशन को कि यार ये तो बात बिल्कुल सही, आज कहीं ना कहीं जाति को लेकर के इतना तनाव है, कहीं ना कहीं कास्ट के साथ साथ रिलीजन को लेकर के इतना तनाव, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं, कभी कभी होता ना कि सुप्रीम कोर्ट खुद किसी केस की सुनवाई कर रहा, उस केस में कुछ बातें अपनी तरफ से कहता है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो रही, तो मीडिया की खबरों में आती है, वही आई हुई है कि पॉलिटिशियंस एंड ऑफिशियल्स, यानी सरकार में जो लोग हैं, जो राजनेता हैं, वो फ्रेटर्निटी को बढ़ाएं, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, इस प्रकार की चीज को आगे बढ़ाएं। तो जीएस पेपर 4 में आप इसको यूज करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सुप्रीम कोर्ट कैसे सेटल करता है, आया था। और जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी में भी पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से, तो दोनों में आ जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का रोल इंडियन डेमोक्रेसी, ऐसे कुछ भी आता है, और प्रीलिम्स के लिए तो सुप्रीम कोर्ट पे कुछ भी पूछे। फिर ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का एक पैनल बना, जब आप लोग कह रहे थे कि ब्लैंक हो गया है, और वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है मिस्टर अनिरुद्ध, उनका नाम दिया है, अब पीडीएफ में प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बनाया। तो जो है उनका पैनल क्या करेगा, जो जज होते हैं उनको कंपैशन के लिए गाइड करेगा, सेंसिटिविटी के लिए। भाई जो जज होते हैं, जब वो माइनर के केस सुने, वुमेन्स के केस सुने, या जो वल्नरेबल होते हैं उनके केसेस को सुने, तो वो एक कंपैशन से चले, मतलब केवल ये ना हो कि लॉजिक लॉजिक लॉजिक। तो कंपैशन, सेंसिटिविटी, ये सारी चीजें कोर्ट में रहें, कोर्ट में ये सब आए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए ही रिफॉर्म का एक सिस्टम डेवलप किया, तो अच्छी बात है। अब आता है लॉगर हेड टर्टल्स। तो प्रीलिम्स के लिए किन कौन कौन से टर्टल्स, कछुए हैं जो क्लाइमेट चेंज से थ्रेट का सामना कर रहे हैं, लॉगर हेड। और प्रीलिम्स का पूरा आपको मैं कंटेंट पीडीएफ में है ही, एमसीक्यूज वगैरह। एपेस्टीन हो ही गया, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नार्वे वार्वे सब हो ही गया है। फाइनेंस पैनल ये भी हो गया। या फाइनेंस पैनल वाला मैं बता रहा था, जो आप लोग कह रहे थे व्हाइट फाइनेंस पैनल, वही जो 16th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया ग्रांट जो लोकल बॉडीज को, तो इसमें यही डिस्कस किया गया कि लोकल बॉडीज के पास पैसा कमाने का साधन ही नहीं है, म्युनिसिपल कारपोरेशन के पास भी कमी है, और पंचायत के पास तो बहुत ही कम है। तो उसी को लेकर के मैंने बनाया। जीएस पेपर 2 में जो पूछा था, लोकल बॉडीज इसलिए परफॉर्म नहीं कर पा रही क्योंकि फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज तीनों के लेवल पर चिंता है। फंड यानी पैसे की कमी, फंक्शन का मतलब होता है कि उनके पास उनका इकोसिस्टम नहीं, बिल्डिंग, मकान, इंफ्रा नहीं है, और फंक्शनरीज यानी काम करने वाले लोग नहीं है। सिंपल सी बात है। तो ये आपको इंडियन पॉलिटी और जो है राजनीतिक नैतिकता, इन सब के लिहाज से आपको, और आप यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था, इस समय इंडिया का जो सॉफ्टवेयर सेक्टर है वो बहुत सफर कर रहा है ना। टीसीएस, विप्रो, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे काम एआई कर दे रहा है, और ये सब एआई के साथ कनेक्ट नहीं, यानी ये सर्विस प्रोवाइड किया करते थे फॉरेन कंट्रीज को, सॉफ्टवेयर वगैरह की, लेकिन अब एआई बहुत सारे काम ऐसे कर दे रहा है जिसमें इनकी नीड नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा जितनी भी टीसीएस ऐसी कंपनियां हैं इंडिया में जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, सर्विस सेक्टर में काम करती हैं, उनके शेयर धड़ाम से नीचे गिरे। पढ़ाया था ना, शेयर धड़ाम से नीचे गिर रहे हैं। बट उसी पे इन्फोसिस के जो हेड हैं उन्होंने कहा है कि मतलब हम लोग रिवाइव कर जाएंगे, ठीक है ना। और उन्होंने इसके लिए एंथ्रोपिक
के साथ टाई अप किया, यानी भारत के आईटी सेक्टर ने एआई में अच्छा काम करने के लिए, चूंकि एआई के कारण उनको नुकसान हो रहा है, एंथ्रोपिक जो कंपनी जिसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ा चुका हूं नहीं बेटा, एंथ्रोपिक के बारे में प्रीलिम्स के लिए भी, तो टाई अप किया, मतलब क्योंकि आईटी सेक्टर को नुकसान हो रहा है एआई से, तो उसने एआई को अब एंथ्रोपिक कंपनी के साथ मिलकर अपनाने का निर्णय लिया। तो ये इन्फोसिस के बारे में ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर आईटी सेक्टर्स को नुकसान हो रहा है, वो ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, बस एक एग्जांपल के रूप में। एआई के नुकसान में आप लिखिएगा ये आईटी सेक्टर्स को जो नुकसान हुआ, फिर ओवरकम करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, आप एंथ्रोपिक के साथ टाई अप लिख दीजिएगा, दैट्स इट। एआई के आर्किटेक्ट कौन है और वे कौन से संबंध भैया, इसमें जितने भी एनवीडिया, ओपन एआई, सॉम अल्टमैन, जेल सबका नाम मैंने दे दिया। वो कहां से पढ़े, किस स्कूल से पढ़े, किस कॉलेज से पढ़े, सब दे दिया, प्रीलिम्स के लिए पढ़ लीजिएगा, दैट्स इट, ठीक है ना। तो एआई आपको पीडीएफ में सब मिल जाएगा। तो ये रहा आज का अपना सेशन मेरे प्यारे बच्चों। अब आप लोग, कल हम लोग सुबह मिलेंगे 9 बजे मॉनेटरी मैनेजमेंट इकोनॉमिक सर्वे 25-26 के लेक्चर में 9 बजे। और क्योंकि कल है सैटरडे, हिंदू आता है नहीं, एक दो आर्टिकल काम कर रहा था, तो हिंदू करने की जरूरत भी नहीं, हिंदू कर लेंगे मंडे को। एंड याद रखें 2 मार्च से आफ्टर 2 ईयर मैं यूट्यूब पर लाइव होने जा रहा हूं, यानी 2 सालों के बाद अप्रॉक्स। बीच बीच में एक दो बार आया, फिर नहीं आया। दोपहर को 12 बजे का टाइम सब लोग नोट करिएगा, कहीं भी आप रहे, लेकिन लाइव में जुड़ेंगे तो मजा ज्यादा आएगा। 12 PM 2 मार्च, यानी होली के दिन भी क्लास लूंगा, ऐसा मैंने कमिट अपने आप से किया है। 12 मार्च, सॉरी 12 PM 2 मार्च, ठीक है, मजा आने वाला है। और खासकर आपके छोटे भाई बहन जो होंगे उनको जरूर कनेक्ट करना है, जिनका 27, 28, 29 या वो ग्रेजुएशन करें, कम से कम अच्छी चीजें सीखें। तो किताबों में कुछ है नहीं, सीरियस लेक्चर है नहीं यूट्यूब पे क्या 10 मिनट का, 12 मिनट का तूफानी टॉप 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 टॉप, बच्चा मोटिवेट, लेकिन उसके बाद क्या, मोटिवेशन तो क्या, जैसे ना एक बिजली सी चमकी, खत्म, उसके बाद क्या होगा, उस बिजली की चमक को लंबे समय तक आप सस्टेन कैसे करेंगे, उसके लिए तो आपको अच्छे कोचेस चाहिए, स्किल्ड लोग चाहिए, लेकिन हम अपनी नीड ही नहीं जानते। सच बता रहा हूं, केवल टीचर्स की गलती नहीं, बच्चे भी अच्छे कोच तक पहुंच नहीं पाते, पहुंचते हैं तो सस्टेन नहीं कर पाते हैं लंबे समय तक। उनको लगता है अरे यार 2-4 महीने में ये तो बेकार हो गया, हटाओ इसको। नो, ठीक है, बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय बाय बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे इकोनॉमिक सर्वे।